हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जल्दी से आ जाइए प्लीज। बहुत ही बढ़िया। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। आज तो नया चैप्टर चालू होगा भाई। आज तो नया चैप्टर चालू होगा। नाम तो जानते ही होंगे तुम, मेरा नहीं, चैप्टर का। प्लांट किंगडम पढ़ेंगे आज हम, प्लांट किंगडम। बहुत बढ़िया बेटा, हार्ट ठोको, बिल्कुल सही बोला उसने, ठोको बेटा ठोको। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ लिए। लास्ट क्लास में हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को कंप्लीट किया, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की एक टेबल है जो मुझे पढ़ानी है आपको, तो वो टेबल मैं आज पहले पढ़ाऊंगा। उसके बाद हम प्लांट किंगडम चालू कर देंगे आज। तो हमारा जो पहला जो नया चैप्टर है वो है प्लांट किंगडम। वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। बहुत ही अच्छे होंगे। एक काम आपको दिया है, फटाफट कर दो उसको। पता है तुम्हें कौन सा करना है, बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए अब तो भाई। अब तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सा है। वेरी गुड मॉर्निंग शीतल, हेलो प्राची, कैसे हो। हेलो दीपाली, हेलो भक्ति, हेलो जैस्मिन, हेलो अंशिका, हेलो प्रियांशी, हेलो वर्षा। सिर्फ 200 क्वेश्चन में 180 क्वेश्चन ही आएंगे बेटा, अभी वो चेंज हो जाएगा, अभी फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आया तो वेट करो, ठीक है। हेलो फयान, हेलो अभय, पीसी कॉल एंड गुड मॉर्निंग करेंगे नईम, हेलो अलीशा, हेलो रफीक रफीक, हेलो मुस्कान, हेलो संजना, कैसे हैं आप सब। बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए जरा आज की कहानी को शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अच्छा, अब एक बात, ठीक है। वैसे तो मेरे ख्याल से पढ़ाई में आप लोग सब बहुत मस्त कर रहे हैं, जबरदस्त कर रहे हैं। और लास्ट क्लास में अपन ने एक चैप्टर चालू कर दिया था, मतलब चैप्टर चालू के चैप्टर एक चैप्टर खत्म कर दिया था। नाम था उस चैप्टर का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सही बात है। मगर दोस्तों बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जितना थ्योरेटिकल लगता है उतना जरा एक बार एनसीईआरटी तो है ही तुम्हारे पास, मतलब एनसीईआरटी तो तुम्हारे पास है ही। एक बार एनसीईआरटी में से जरा प्लांट किंगडम देख लो। और मेरे ख्याल से जिस बच्चे ने पहले प्लांट किंगडम पढ़ा होगा, कभी भी पढ़ा होगा, वो एक बार प्लांट किंगडम देख के मेरे से एक बात जरूर कहेगा, यार हर्षित सर। मैंने कहा क्या यार, प्लांट किंगडम तो बड़ा टिपिकल है सर, ये नहीं होता सर आसानी से। सर इसमें तो थ्योरी थ्योरी है, पूरे चैप्टर में थ्योरी है। और अब जरा देखना, एल्गी में, ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में कितनी भर भर के थ्योरी दे रखी है। मगर अपना सेम कॉन्सेप्ट रहेगा हमेशा की तरह। अपन थ्योरी को थ्योरी से नहीं, डायग्राम से क्लियर करेंगे। क्या सच में प्लांट किंगडम डायग्राम से कंप्लीट हो सकता है? चालू करेंगे। एल्गी फिर भी थ्योरिटिकल है क्योंकि इसमें लाइफ साइकिल नहीं है। मगर ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट जो भी होगा, जिम्नोस्पर्म होगा, उन सब में हम वही चीज डिस्कस करने वाले हैं। आओ सबसे पहले तो ये वाली एक टेबल थी जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की रिमेनिंग टेबल थी, जरा थोड़ा सा देख लेते हैं। बाकी तो वैसे इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है अभी। देखो, आपको पता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया, ठीक है। सेल टाइप मोनेरा कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक। सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की होती है, आपको पता होगा, ठीक है। पॉलीसेक्राइड और अमीनो एसिड की। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें वेल डिफाइन होता ही नहीं है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ये यूनिसेलुलर ही होते हैं। इनमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी मिलता है और हेटरोट्रॉफिक भी मिलता है। ऑटोट्रॉफिक में कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक दोनों मिल सकते हैं, यानी कि ये कीमो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है और ये फोटो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है। सही बात, आ जाओ आगे। अगला दोस्तों हमने पढ़ा था प्रोटिस्टा के बारे में। प्रोटिस्टा भी आप लोग जानते हो क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है। प्रोटिस्टा में कुछ के अंदर सेल वॉल मिलती है, कुछ में नहीं मिलती। आपने पढ़ा है डायनोफ्लैजिलेट, ठीक है। देखो कई बच्चे कहते हैं आप ये टेबल बाद में क्यों पढ़ाते हो, क्योंकि अब आप सबके बारे में पढ़ चुके हो। डायनोफ्लैजिलेट में सेलुलोजिक सेल प्लेट थी, डायटम्स में सिलिका की थी। बोलो बात सही है। तो कुछ के अंदर मिलती है और कुछ के अंदर नहीं मिलती, बिल्कुल सही बात है। न्यूक्लियर बिल्कुल वेल डेवलप होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर होते हैं ये भी। और ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसके अंदर पाया जाता है, हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला है फंजाई। आपको पता है फंजाई यूनिसेलर और मल्टीसेलर दोनों हो सकते हैं। यूनिसेलर का एग्जांपल क्या है? ईस्ट। तो ये इसके अंदर पहली बात तो यूकैरियोटिक होता है। दूसरी बात ये प्रेजेंट होती है काइटिन प्लस पॉलीसेक्राइड की सेल वॉल। इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। मल्टीसेलर और लूज टिश्यू होते हैं, बट याद रखना ये यूनिसेलर भी हो सकता है। और यूनिसेलर का एग्जाम्पल क्या है? ईस्ट। हेटरोट्रॉफिक, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक हो सकते हैं। अगला आ जाओ। अगला प्लांटी यूकैरियोटिक होते हैं, जो आज पढ़ना है अपन को। सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, टिश्यू होता है और ऑटोट्रॉफिक होते हैं। एंड द लास्ट वन इज एनिमेलिया, जो आप एनिमल किंगडम में पढ़ोगे। यूकैरियोटिक होती है और इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होता है और ये सारे के सारे हेटरोट्रॉफिक होते हैं। ये तो बात थी अपनी इस पुराने चैप्टर के बारे में। मगर दोस्तों आज अपन सबके सब यहाँ पे आए हैं एक नए चैप्टर को पढ़ने के लिए, जिसका नाम है प्लांट किंगडम।
बोलो क्या नाम है, जिसका नाम है प्लांट किंगडम। तो आज इस चैप्टर को पढ़ेंगे अपन, प्लांट किंगडम। मेरे साथ साथ पढ़ते रहना बस, अगर मेरे साथ साथ पढ़ते रहोगे तो ये वाला चैप्टर भी ऐसे कर दोगे आप, बिल्कुल जबरदस्त वाला, ठीक है। और मैं पूछूंगा जरूर आपको, मतलब हर बार, मतलब कम्युनिटी के अंदर देखो आप लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा। जो पीडब्ल्यू की कम्युनिटी है वहां पे प्लीज बहुत अच्छे से एक्टिव हो जाओ। आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मगर पीडब्ल्यू की कम्युनिटी पे एक्टिव हो। मैं बहुत सारी चीजें आपसे वही बात करता हूं, मैं बहुत सारी चीजों के बारे में आपसे बात करता हूं वहां पे। तो प्लीज एक्टिव हो जाओ वहां पे कम्युनिटी के अंदर। अगर मैं कोई भी चीज लिखता हूं, बैटल ग्राउंड वगैरह सबके बारे में मैं आपको वहीं बताऊंगा कि आपका बैटल ग्राउंड कब होने वाला है, ठीक है। तो प्लीज कम्युनिटी के अंदर एक्टिव हो जाओ बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब जरा आ जाओ, कल भी हुआ था ना बैटल ग्राउंड, ऐसे ही होते रहेंगे अब। तो अगर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा उससे पहले मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करवा दूं वहां पे, सही है। क्योंकि देखो दोस्तों, आप समझो, आपको प्रैक्टिस शीट मिलती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं बना के कर देता हूं फाइनल, तो आपको प्रैक्टिस शीट भी मिल जाती है बहुत बढ़िया तरीके से। आपको डीपीपी भी मिल रही है, उसमें दिक्कत नहीं है। मगर मैं चाह रहा हूं कि एक 1-to-1 इंटरेक्शन हो आपका और मेरा, और वो बैटल ग्राउंड से पॉसिबल है। तो बैटल ग्राउंड से आपका और मेरा 1-to-1 इंटरेक्शन जो पॉसिबल है ना, उसके लिए आपको कम्युनिटी पे एक्टिव होना पड़ेगा। तो प्लीज कम्युनिटी पे जाओ, मैं वहां पे बहुत सारी चीजें अगर बताऊंगा, और अगर आप सच में सब लोग एक्टिव हो जाओगे ना, तो वहां पे क्वेश्चन आंसर भी पुलअप किया करेंगे अपन, क्वेश्चन आंसर भी देंगे, ठीक है। आओ जरा बेटा, प्लांट किंगडम के बारे में आप कुछ नॉर्मल बातें तो जानते हो कि ये यूकैरियोटिक होता है, एटीएस टाइप के राइबोसोम होते हैं, सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की होती है, ठीक है। और क्या जानते हो आप, और आप जानते हो कि ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। बोलो बात सही है। और प्लांट किंगडम अगर देखा जाए तो आप बोल सकते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है। मगर दोस्तों, अब जब हम कुछ भी चीज पढ़ते हैं ना, तो उससे पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं कि प्लांट किंगडम की सच में हिस्ट्री क्या है। और मेरे ख्याल से आप सारे के सारे लोग बिल्कुल तैयार हो अब हिस्ट्री के लिए। थोड़ी देर के लिए नोट मत करना, एनसीईआरटी का शुरू का लगभग लगभग एक पेज पूरा का पूरा हिस्ट्री से ही भरा हुआ है। जब तक एलगी चालू नहीं होती वहां पे यही हिस्ट्री बताई गई है, मगर वो हिस्ट्री मैं आपको समझा रहा हूं, और विश्वास मानो आप क्लास में ही याद कर लोगे उसको, हमेशा की तरह। मगर आप जरा सामने देखना, एक बार देखो जरा क्या क्या चीजें हैं। सुनो बेटा, हम लोग ऐसा मानते हैं कि अर्लियर क्लासिफिकेशन जब हुआ था, अर्लियर क्लासिफिकेशन, तो अर्लियर क्लासिफिकेशन इंक्लूड बैक्टीरिया, फंजाई और साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया, तीनों चीजें पढ़ चुके हो आप इन प्लांट किंगडम। मैं हर एक लाइन समझाऊंगा आपको, केवल लिखवाऊंगा नहीं, समझाऊंगा भी, तो ध्यान से मेरी बात सुनना बस। बेटा शुरू शुरू में हम ऐसा मानते थे, ध्यान से सुनना, शुरू शुरू में हम ऐसा मानते थे कि जिसके ऊपर सेल वॉल है वो सारे प्लांट किंगडम में है। क्योंकि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आप पढ़ के आए हो, एरिस्टोटल भाई साहब ने केवल दो ही चीजें बताई थी, प्लांट और एनिमल। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में भी केवल दो ही चीज थी, प्लांट और एनिमल। तो हम लोगों ने क्या किया, जो भी चीज के ऊपर सेल वॉल मिलती थी वो हमने प्लांट किंगडम में रख दिया अर्लियर क्लासिफिकेशन में। मगर दोस्तों ये चीज पूरी तरीके से सही नहीं है। जैसे हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, बोलो बात सही है, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, तो हर किसी के पास सेल वॉल है तो क्या वो प्लांट के अंदर है? नहीं। तो क्या आपको पता है इन तीनों की सेल वॉल अलग अलग है? बेटा ये पहला और आखिरी वाला तो आपका मोनेरा किंगडम में ही आ जाता है, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। तो सेल वॉल कॉम्प्लेक्स पेप्टाइड और कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड पेप्टिडोग्लाइकेन की होती है। फंजाई की सेल वॉल तो काइटिन की होती है। जबकि अगर देखा जाए तो प्लांट की सेल वॉल तो सेल्यूलोज की बनी होती है। तो हमने शुरू वाले क्लासिफिकेशन में इनको वहां पे रख दिया था। बोलो बात सही है। क्योंकि जो शुरू वाला क्लासिफिकेशन था ना, वो केवल अर्लियर यानी कि प्रैक्टिकल यूज के लिए था। तो अर्लियर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल यूज,
अर्लियर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड था? वो था प्रैक्टिकल यूज के ऊपर, प्लांट्स के। बोलो बात सही है क्या? अच्छा देखो, ये थ्योरी है। अब हो सकता है मैं इस थ्योरी को आपको सीधा सीधा भी एक्सप्लेन कर दूं, मैं इस थ्योरी के अंदर आपसे बोल दूं कि बेटा ये तो आप याद ही कर लो थ्योरी, कोई दिक्कत नहीं है। मगर बेटा मैं ये चाहता हूं कि ये थ्योरी भी आप समझो, क्योंकि देखो मेरे लिए तो एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो एक क्वेश्चन भी आपके पास आ गया तो वो भी जरूरी है। अच्छा बहुत सारे बच्चे एक बात पूछ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे एक बात पूछ रहे हैं, यार हर्षित सर एक बात का जवाब दो, ये जो अभी आईआईटी के अंदर जो एनटीए ने अभी कुछ चेंजेस किए हैं, क्या ये नीट के अंदर भी होंगे? क्या जो हमारा पहले पेपर 3 घंटे से ज्यादा टाइम का होता था, क्या वो अब 3 घंटे का होगा? क्या हमें जो सेक्शन बी के अंदर एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए जाते थे, क्या वो अब नहीं होंगे? अब केवल 45 क्वेश्चन बॉटनी जूलॉजी में होंगे, 45 फिजिक्स केमिस्ट्री वाले एज इट इज होंगे। तो दोस्तों जब तक फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आ जाए फाइनल, तब तक तो थोड़ा सा रुक जाओ, अभी तो टाइम है। तब ऐसा थोड़ी कल ही है तुम्हारा एग्जाम, तो अभी टेंशन मत लो, ठीक है? जैसा भी होगा अपन को तो देखो सबके साथ चलना है, ठीक है? अब जरा आओ, अब दोस्तों एग्जैक्ट अगर बायोलॉजी बात करती है यहाँ पे, तो बायोलॉजी बोलती है कि यहाँ पे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन 3 टाइप के होते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एनसीईआरटी देख लेना, ये सब कुछ लिखा हुआ है, और ये थोड़ी आप एनसीईआरटी में से पढ़ोगे, ठीक है? खुद पढ़ लेना ये वाली। तो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो दोस्तों 3 टाइप का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। पहला था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल। जो दूसरा था उसे हम बोलते हैं नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन, और जो तीसरा था उसका नाम है फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन। तीन टाइप के सिस्टम क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं, आप अपनी एनसीईआरटी में भी देख सकते हो, एज इट इज ये तीनों है। पहला कौन कौन सा है, नाम याद रखो तीनों के, फटाफट से नाम बताओ। और देखो एक बात समझना दोस्त, ये तो अभी नए नए चैप्टर चालू हो रहे हैं और आप तो यकीन के हो, तो इतनी बात का यकीन रखो कि अगर आप बैठे हुए हो ना जहां पे भी, चाहे आप छत पे बैठ के पढ़ रहे हो, चाहे आप अपने रूम में पढ़ रहे हो, चाहे कहीं भी पढ़ रहे हो, तो आपको बोलना जरूरी है। मतलब बैठे बैठे ये नहीं कि केवल एंजॉय ले रहे हो, ना मुन्ना ना, पढ़ना पड़ेगा तो बोलना पड़ेगा भाई, ठीक है? तो बोलो फटाफट से कितने किंगडम क्लासिफिकेशन है? पहला है आर्टिफिशियल किंगडम क्लासिफिकेशन, दूसरा है नेचुरल किंगडम मतलब सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और तीसरा कौन सा है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बोलो बात सही है? पहले पे चलते हैं आज, हर्षिता चलो आज पहले पे। पहला ए, बोलो कौन सा है, आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल। आज पहले ये पढ़ेंगे बेटा। बायोलॉजी की जब शुरुआत हुई थी ना, तब दुनिया एग्जैक्टली इतनी चीजों के बारे में नॉलेज रखती नहीं थी। तो पहले क्या था, जैसे आर्टिफिशियली चीजों के बारे में बात की जाती थी। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का मतलब ये वाला सिस्टम क्लासिफिकेशन बेस्ड था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के ऊपर। तो पहला पॉइंट लिख रहा हूं बड़ा ताबड़तोड़ वाला, ठीक है, कि दिस सिस्टम, या बेस्ड ऑन, सीधा लिख देता हूं, बेस्ड ऑन, बोलो कौन से के ऊपर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है जिसकी आज फर्स्ट क्लास है? इस हर चैप्टर में मैं आपका फीडबैक चाहूंगा, और मैं आपका फीडबैक आपकी कम्युनिटी पे भी ले सकता हूं। प्लीज एक्टिव रहा करो, ठीक है? मतलब यार खुद सोचो, एक टीचर को कैसे पता लगेगा कि सच में आप लोग कैसा पढ़ रहे हो? टीचर को अगर पता लगेगा तो उसके लिए मेरे ख्याल से आप लोगों को सामने से तो बताना पड़ेगा ना कि हाँ सच में आपको समझ में आ रहा है। तो मैं हर चीज में आपसे पूछूंगा जरूर, क्योंकि चैप्टर बहुत थ्योरेटिकल है, मगर आप खुद बताना कि आपको समझ में आ गया था। अब जरा मेरी बात सुनो बेटा, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हमेशा से सही नहीं होते, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये मार्कर है,
इस मार्कर को आपने चलाया नहीं, मगर आपको फिर भी पता है कि ये मार्कर कौन कौन से कलर के चलते होंगे। आप कहोगे हर्षित सर एक मार्कर ब्लैक कलर का है ये वाला, जबकि जो दूसरे कलर का मार्कर है ये ग्रीन कलर का है। क्या आपने कभी इसको चला के देखा? नहीं। दिस इज द मॉर्फोलॉजी। जो आप बाहर से देख के बताते हो वो मॉर्फोलॉजी होती है। आप किसी भी बिल्डिंग को बाहर से देख के बता सकते हो कि ये बिल्डिंग बड़ी है छोटी है, बिल्कुल सही बात है, मगर उस बिल्डिंग में कितने रूम है, कैसे रूम है, कहां रूम है, आपको नहीं पता। दोस्तों मॉर्फोलॉजी कभी किसी चीज के बारे में सही आइडिया नहीं देती, आइडिया देती है, सही नहीं देती। ये बात जरूर है, आप बोल सकते हो देख के ग्रीन चलता होगा, मगर दोस्तों क्या पता मैंने इसमें रिफिल ग्रीन कलर की डाल ही नहीं रखी हो, क्या पता मैंने इसमें जो रिफिल डाल रखी है वो ब्लैक कलर की है, तो क्या पता मॉर्फोलॉजी तो आपको ग्रीन दिखा रही है मगर चलता ये ब्लैक हो, माइट बी पॉसिबल। दूसरे वाले में हो सकता है आपको ये मार्कर लगता होगा कि ये ब्लैक चलता है, मॉर्फोलॉजी तो यही कह रही है, मगर क्या पता ये भी ब्लू चलता हो, मैंने इसमें रिफिल ब्लू कलर की डाल रखी है। इसका मतलब आप मॉर्फोलॉजी को देख के कभी भी चीजों के बारे में बता नहीं सकते, मगर ये तो सबसे शुरू का क्लासिफिकेशन था, तो ये केवल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर के ऊपर बेस्ड था। बोलो किसके ऊपर? मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर। बोलो बात सही है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो ये वही था जो एरिस्टोटल का टोटल था। क्या था ये वही एरिस्टोटल का टोटल था। एरिस्टोटल जानते हो ना, उसी का ही। और एरिस्टोटल का टोटल आप जानते ही हो, इन्होंने दो चीजों के बारे में बताया था। ब्लैक कलर आ गया क्या? इन्होंने दो चीजों के बारे में बताया था, एक था प्लांट और एक क्या था? एनिमल। यही तो था एरिस्टोटल का, सही है। एरिस्टोटल ने जो प्लांट है उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया था, हम सब पढ़ चुके हैं ये तो। एक कर दिया था ट्री, एक कर दिया था हर्ब्स और एक कर दिया था शर्ब्स। याद है तीनों? पढ़ के आए हैं अपन, ठीक है। जबकि एनिमल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, एक वो जिसमें रेड ब्लड प्रेजेंट होता है यानी कि आरबीसी प्रेजेंट होती है, और एक वो जिसमें रेड ब्लड एब्सेंट होता है। बोलो जब मेरा पॉइंट क्लियर है? ये सब कुछ आप पढ़ चुके हो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ही, मैं तो नई चीज आपको बता ही नहीं रहा। मगर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब हमने पढ़ा था तब हमने पढ़ा था लीनियस से पहले भी भाई साहब, एक भाई साहब आए थे जिन्होंने सच में बोला था नहीं यार हल्के में ले रहे हो तुम, पूरी चीजों को एक्सप्लेन करो भाई। कि प्लांट और एनिमल को हम लोगों ने शुरू में ही एक्सप्लेन कर दिया था जब एरिस्टोटल भाई साहब का टाइम आया था। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत है तो फटाफट से बता दो, सही है। मगर दोस्तों इसी टाइम पे एक और साइंटिस्ट आए थे जिसका नाम था लीनियस। लीनियस और लीनियस भाई साहब ने एक बात बोली थी, इन्होंने एक्चुअली प्लांट किंगडम को और भी अच्छे से एक्सप्लेन किया था, और भी अच्छे से दुनिया को बताया था कि सच में प्लांट किंगडम क्या होता है। मगर किसके बेस पे बताया था? इन्होंने बताया था ऑन द बेसिस ऑफ स्टेमन, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेमन। सब लोग जानते हो स्टेमन क्या होता है? जिसको नहीं पता है वो यहां पे देख लेना। आपने ये पढ़ा होगा स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, बचपन में सबसे पहले डायग्राम हमने बायोलॉजी के अंदर फ्लावर का बनाया था। फ्लावर ही है ये बेटा, फायर नहीं है, याद रखना, ठीक है। इस ऊपर वाले को हम बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर। और जिससे ये जुड़ा रहता है इसको बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। और इन दोनों चीजों को मिला के हम क्या बोलते हैं? इन दोनों को मिलाते हैं एंथर। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? मैं एक बार पूरी की पूरी चीजों को कंक्लूड कर देता हूं, फिर बताना कि अब मेरी बात क्लियर है क्या। पूरी चीजों को आओ जरा यहां से। मैंने आपसे सबसे पहले यह बात कही कि इस अर्थ पे जब सबसे पहले प्लांट का क्लासिफिकेशन चालू हुआ था तब दुनिया को सबसे पहले यह बताया गया था कि जिसके पास सेल वॉल है वो प्लांट किंगडम है। मगर ये वाली चीज गलत हो गई, तो हम लोगों ने तीन टाइप के क्लासिफिकेशन चालू किए, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा तीनों थे। अब पहला क्लासिफिकेशन आया आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब ज्यादा अच्छे से नहीं, बाहर बाहर के मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर यानी कि एक्सटर्नल करेक्टर देख के चीजों को एक्सप्लेन करने चालू कर दिया।
यानी कि कौन से कैरेक्टर? एक्सटर्नल। हम लोगों ने बाहर बाहर के कैरेक्टर देखने चालू कर दिए कि बाहर से कोई भी चीज कैसी दिखती है, हमने ये चीज देखने चालू कर दी। हमने देखा बाहर से कोई भी चीज कैसी दिखती है, तो हमने बोला वो एक्सटर्नल कैरेक्टर थे। और इस पे सबसे अच्छा नाम तो एरिस्टोटल का आता है। मगर एरिस्टोटल भाई साहब के साथ साथ लीनियस भाई साहब भी आ गए। उन्होंने कहा यार स्टेमन के बेस पे भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है बात। मगर अर्षित सर ये तो आप आर्टिफिशियल के बारे में बता रहे हो, बिल्कुल सही बात है। मगर सर आर्टिफिशियल के बाद फिर अगले वाले कैसे आए बेटा? मतलब आर्टिफिशियल में कोई ड्रॉबैक थे? ड्रॉबैक ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन। बेटा अगली वाली चीज तब तक नहीं आएगी जब पहली वाली में पंगा नहीं हो। 2G के बाद 3G आया क्योंकि 2G में पंगा था। 3G के बाद 4G आया क्योंकि 4G में भी पंगा था स्पीड का। 4G के बाद 5G आया क्योंकि 5G में भी पंगा था स्पीड, मतलब 4G में भी पंगा था। तो धीरे धीरे चीजें अपडेट हो रही है। तो हम लोग ये बोलते हैं सबसे पहले ड्रॉबैक इसके अंदर क्या थे? बोलो क्या चले? क्या चले? सबसे पहली चीज देखो, ड्रॉबैक के अंदर सबसे पहली बात यह आती है कि वेजिटेटिव कैरेक्टर जो इन्होंने लिए। देखो प्लांट के पास दो पार्ट होते हैं, जिसमें एक पार्ट होता है वेजिटेटिव पार्ट, जबकि दूसरा पार्ट होता है सेक्सुअल पार्ट। वेजिटेटिव जो पार्ट होता है वो पार्ट होता है जो रूट, स्टेम और लीव्स थे। तो यहां पे सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था कि ये बेस थे रूट, स्टेम और लीव्स के ऊपर। मगर आपको पता है एनवायरनमेंट की वजह से रूट, स्टेम और लीफ इन तीनों में सबसे जल्दी चेंजेस आते हैं। तो पहला पॉइंट लिख रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से। बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और वेजिटेटिव कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं रूट, स्टेम और लीफ। बोलो बात सही है क्या? तो ये किस पे बेस्ड होते हैं? वेजिटेटिव कैरेक्टर पे। और वेजिटेटिव कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं? रूट, स्टेम और लीव्स। बोलो बात सही है? पहला पॉइंट। दूसरा दोस्तों, इन्होंने इसको बहुत ज्यादा वेटेज दी, यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। इन दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम, इन दिस सिस्टम these character given more importance as सेक्सुअल कैरेक्टर या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मान लो, कैरेक्टर मान लो। दोस्तों इन्होंने रूट, स्टेम और लीव्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। अब जरा मेरी बात जरा समझना, अगर आप समझते हो तो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए प्लांट को क्या जरूरी होता है? हर्षित सर फ्लावर जरूरी होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो। मगर दोस्तों भाई के पास गलती हो गई। भाई ने एक्चुअली क्या किया? भाई ने ये काम किया, भाई ने करना तो भाई सही चाह रहा था। भाई यही करना चाह रहा था कि इसको प्लांट के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बारे में बात करनी थी। मगर इन्होंने रूट, स्टेम और लीव्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी। अब आपको पता है अगर एटमॉस्फेयर के अंदर थोड़ा बहुत भी चेंज आता है तो प्लांट अपनी रूट को, स्टेम को और लीव को चेंज करता है। आपने देखा होगा डेजर्ट प्लांट के अंदर जो स्टेम होती है यूफोरबिया वगैरह में, वो पूरी की पूरी ग्रीन हो जाती है। आपने देखा होगा डेजर्ट प्लांट में जो लीफ होती है वो कांटेदार हो जाती है। आपने देखा होगा ऐसे पौधे जो पानी के अंदर होते हैं उनके सरफेस के ऊपर क्यूटिकल ज्यादा हो जाता है। मगर ये तो एनवायरनमेंट की वजह से चेंज आ रहा है ना। इनको कहां पे काम लेना चाहिए था? इनको काम लेना चाहिए था सेक्सुअल करेक्टर के ऊपर। इनको बोलना चाहिए था ये वाली बात कि यार रूट, स्टेम और लीव्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने सेक्सुअल करेक्टर हैं। क्योंकि याद रखना, सबसे पहले अगर बदलाव आएगा, जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, सबसे पहले जो बदलाव आएगा, जो चेंज आएगा, जो वेरिएशन आएगी, वो हमेशा किसमें आएगी? रूट, स्टेम और लीव्स में। वेजिटेटिव कैरेक्टर के अंदर ज्यादा चेंजेस आते हैं, एनवायरमेंटल का इफेक्ट ज्यादा पड़ता है एज कंपेयर टू द सेक्सुअल।
ज्यादा फर्क पड़ता है। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? यार आपने भी देखा होगा ना कि आप लोग जब बाहर जाते हो, ज्यादा धूप में रहते हो, तो हमारा कलर काला हो जाता है। तो यही तो हमारे बाहर के ऊपर ज्यादा फर्क पड़ता है ना, एज कंपेयर टू हमारे सेक्सुअल कैरेक्टर। सेम कंडीशन ये है। तो यहां पे क्या है इसका नॉट, वो भी जरा मैं लिख देता हूं। तो गड़बड़ हो गई, ऊपर भी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना, चलो कोई बात नहीं। तो मैं एक पॉइंट यहां पे मेंशन कर रहा हूं, क्या कि वेजिटेटिव कैरेक्टर शो, वेजिटेटिव कैरेक्टर shows more changes due to environment। बोलो बात सही है क्या? तो वेजिटेटिव कैरेक्टर के अंदर एनवायरमेंट के बेस पे जो चेंज होंगे वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे। बोलो डन है, पक्का? कोई भी दिक्कत यहां तक कैसी भी किसी को भी नहीं होनी चाहिए। चीजें बड़ी आसान है, अगर करना चाहो तो बड़ा आसान है। पहले का ड्रॉबैक था तभी तो दूसरा आया भाई, सीधी सी बात है। अगर तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हारे घर वाले तुम्हारे भाई को बुलाएंगे, क्योंकि पहले से सबसे पहले काम करवाया। तो बेटा पहला हमारा हुआ कौन सा, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मगर बेटा अभी भी बात पूरी क्लियर नहीं हुई। अभी अगला जो है वो कौन सा है आर्टिफिशियल के बाद, दैट इज अ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, मगर ठीक है। तो हम लोग तो एक बार तो पढ़ लेते हैं बेटा सिस्टम क्लासिफिकेशन में। बिल्कुल आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप घर पे जाके पढ़ लेना खुद ही, यहीं एक बार करवा देते हैं, मुश्किल आएगी नहीं तुमको, क्योंकि ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। बट रहना क्लास में साथ साथ, ऐसा नहीं कि अभी क्लास में भी हो साइड में इंस्टाग्राम चल रहा है, हर्षित सर को बैकग्राउंड पे चला दिया और इंस्टाग्राम को प्राइमरी पे चला दिया, ऐसा मत करना, ठीक है। आओ नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन, अभी तक तो कहां पे था, एक्सटर्नल कैरेक्टर के ऊपर, अब इन्होंने इंटरनल कैरेक्टर और ले लिए। तो यहां पे सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो क्या था, वो था बेस्ड ऑन एक्सटर्नल, भाई पुराने वाले का भी ले लिया एक, एज वेल एज इंटरनल कैरेक्टर्स। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? दोनों के ऊपर बात हो गई बेटा, दोनों के ऊपर स्टार पॉइंट है। कोई भी आपसे नीट के अंदर पूछ सकता है कि किस किस बेस पे था, तो ये एक्सटर्नल कैरेक्टर भी थे और इसके अंदर बोलो कौन से कैरेक्टर थे, इंटरनल कैरेक्टर। बोलो बात सही है क्या? अगर आप कभी भी यहां पे बात करो कि हर्षित सर इसका मतलब आपने बोल दिया कि इसमें एक्सटर्नल कैरेक्टर भी है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है। हर्षित सर एक्सटर्नल कैरेक्टर का मतलब तो अभी आप बता के आए हो, इसका मतलब तो मॉर्फोलॉजी होता है, मैंने कहा हाँ मॉर्फोलॉजी होता है, बिल्कुल सही बात है, आउटर कैरेक्टर ही होता है। तो सर आखिर ये इंटरनल कैरेक्टर क्या चीज होती है सर, आखिर इंटरनल कैरेक्टर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंटरनल कैरेक्टर में क्या पढ़ते हैं बेटा? इंटरनल कैरेक्टर में बहुत सारी चीजें पढ़ी जाती हैं। सबसे पहले पढ़ा जाता है एनाटॉमी, एक पढ़ा जाता है केमिकल कंपोजिशन, एक पढ़ा जाता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एक पढ़ा जाता है एम्ब्रियोलॉजी, बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? कई सारी चीजें यूज में ले ली भाई, ये तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर तो थे ही, मगर उसके साथ साथ अब इन्होंने क्या चीज यूज में ली वो समझना। इन्होंने ली एनाटमी, एनाटमी का मतलब इंटरनल कैरेक्टर। आपके एनसीईआरटी में तो एक नया चैप्टर है प्लांट की एनाटमी के ऊपर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो एनाटमी का मतलब हम लोग इंटरनल कैरेक्टर के बारे में बात कर सकते हैं। अब सोचो ना, किसी चीज को आप बाहर से देख रहे हो बहुत बढ़िया, मगर अब उस चीज को अंदर जाके भी देख रहे हो। बिल्डिंग को आपने बाहर से देख ली कि बिल्डिंग ऐसी है, ठीक है, मगर बिल्डिंग के अंदर जाके भी आप देख रहे हो तो मजा आ गया। अगला केमिकल कंपोजिशन, बिल्डिंग बनी कैसे है, सेल बनी कैसे है। अब आपको पता है
बायोलॉजी में कोई भी सेल बनती है। अब सेल तो देखो, जब बैठो ना तो मेरी बात बस सुनना, एंजॉय करना, तुम बस अपने दिमाग को फ्री छोड़ देना कि हाँ ठीक है हर्षित सर इसमें आसानी से लिख दो, तो मैं आसानी से चीजों को लिख पाऊंगा। अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, आप लोग हो तो लिविंग, ठीक है, पूरा सेल पढ़ के आए हो, आप लोग लिविंग हो क्योंकि आपके पास सेल है। हर्षित सर डन बात, मगर क्या आपकी सेल पूरी लिविंग से बनी है? आपकी सेल की मेम्ब्रेन किससे बनती है? प्रोटीन से, वो तो लिविंग नहीं होती। आपकी मेम्ब्रेन किससे बनती है? लिपिड से, वो तो लिविंग नहीं होती। आपकी मेम्ब्रेन बनती है कार्बोहाइड्रेट से, वो तो लिविंग नहीं होती। आपके पास जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, वो लिविंग है क्या? नहीं है। इसका मतलब आप होने को तो लिविंग हो, मगर आपका फॉर्मेशन नॉन लिविंग थिंग से हुआ है। डन है मेरी बात? मतलब बात समझ में आ रही है? यानी कि आपके शरीर का केमिकल कंपोजिशन क्या है, आपके शरीर में प्रोटीन कितना है, आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट कितना है, आपके शरीर में लिपिड कितना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब देखो वैसे तो मैं ये वाली बात डिस्कस नहीं करता, मगर शायद मैंने आपको प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लिपिड वगैरह का परसेंटेज आपको जरूर बताया होगा सेल के अंदर। अगर जिसको नहीं पता वो आज देख लेना। बेटा मैंने आपको बताया था कि आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है वाटर, केमिकल कंपोजिशन यही होता है सबसे ज्यादा अमाउंट में। अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो 70 to 80% मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 60 to 70% भी मान सकते हो, ठीक है। एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट अप्रोक्सीमेटली हो सकता है 3 to 5%। एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड हो सकता है लगभग 5 to 7%। एक और चीज हो सकती है जिसे हम बोलते हैं प्रोटीन, ये हो सकता है 10 to 15%। एक और चीज हो सकती है जिसे हम बोलते हैं लिपिड, ये सेल में हो सकता है 2%। और ये जो है ना ऊपर, इसको लगभग 60 to 70% कर लो, 80% भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप कहोगे हर्षित सर आपने ये याद करना बताया था, क्या मैंने बताया था आपको ये कैसे याद किया जाता है? जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, क्या मैंने ये चीज आपको बताई थी कि ये कैसे याद किया जाता है? ये परसेंटेज आपको याद है सारे? क्या मैंने बताया था आपको कभी? जल्दी बताओ अगर बताया था तो। हम्म 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 सुन लो अगर याद नहीं है तो। बेटा हनी सिंह एक बहुत बड़े विद्वान पैदा हुए हैं देश में, जिन्होंने एक गाना लिखा था आज ब्लू है पानी 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 पानी, यानी कि इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पानी है। उन्होंने कभी नहीं बोला आज ब्लू है प्रोटीन 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 प्रोटीन, नहीं। सभी लोगों को गाना याद होगा, आज ब्लू है पानी 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 पानी, यानी कि कितने ज्यादा अमाउंट में पानी है। तो आपकी सेल में भी सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन प्रेजेंट है? वाटर, पानी वाटर ही होता है। अगली चीज, अगर आप वाटर कंप्लीट करते हो तो अगली चीज आती है आपके पास कार्बोहाइड्रेट। बेटा कार्बोहाइड्रेट कभी भी आप लिखोगे, कभी भी, तो जब आप छोटे थे तो आपको कार्बोहाइड्रेट तो पता नहीं था, मगर आपको कार्बोहाइड्रेट में एक वर्ड जरूर याद है जिसका नाम है कार। क्या नाम है? कार। कार तो जानते हो, चलाने वाली कार। अब कार के अंदर कितने अल्फाबेट है? 3, तो 3 to 5% कार्बोहाइड्रेट होती है। 3% भी याद रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला चलें, अगला न्यूक्लिक एसिड्स। एसिड्स क्यों लिखा? क्योंकि डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं, तो एक से ज्यादा है तो एस लगा दिया मैंने। बेटा यहां पे एसिड के अंदर कितने अल्फाबेट है? 5। न्यूक्लिक के अंदर कितने अल्फाबेट है? 7। तो न्यूक्लिक एसिड कितना परसेंट? 5 से 7%, टेंशन ही नहीं है, याद हो गया ये भी। अगला है प्रोटीन। प्रोटीन में कितने अल्फाबेट है? मत पढ़ो, प्रोटीन बोल के देखो, प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, लास्ट में क्या 10 दिखाई दे रहा है? 10 10। और बेटा 10 का मतलब 10 से 15% प्रोटीन हो गया, लो निकल गया। और बेटा जब सारा काम हो गया तो ऐसे करो और बेटा स्माइल दे दो, इसका मतलब विक्ट्री सिंबल देना है। लास्ट ही बच रहा है अपना लिपिड, तो लिपिड कितना परसेंट होता है? 2%। हो गए सारे याद, टेंशन ही नहीं है।
सिंगल टाइम याद करोगे, दोबारा बोलने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो आपसे बोलूंगा तो आपको याद रहेगा। हर्षित सर, प्रोटीन याद है 10%, लिपिड याद है 2%, कार्बोहाइड्रेट याद है 3%, न्यूक्लिक एसिड याद है 5 से 7%, वाटर सबसे ज्यादा होता है। हो गया याद, टेंशन ही नहीं है। हटा देता हूं ये तो, क्योंकि ये खोपड़ी में नोट करने का है और मेरे ख्याल से मेरे सारे दोस्तों की खोपड़ी में तो नोट हो गया होगा। बताओ क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है? क्या कोई भी दिक्कत है यहां तक तो फटाफट से बता दो। बिल्कुल क्लियर है बेटा? नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन ऑल्सो बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटी, ऑल्सो बेस्ड ऑन इसके ऊपर नेचुरल एफिनिटी, यानी कि नेचुरली वो चीज कैसे है। इसमें भी देख लो, एक चीज और रह गई अभी, दो चीज, जिसमें एक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। बेटा सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म बनता है। ये तो सबको पता है यही चीज। अगला है एम्ब्रियोलॉजी। आपको पता है जायगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, पढ़ा है ना जूलॉजी के अंदर कि जायगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, तो एम्ब्रियोलॉजी हो गया। बताओ क्या यहां से वहां तक क्या सारा पॉइंट क्लियर है? कोई भी ऐसी बात जो मैंने लिख दी हो और आपको नहीं समझ में आई हो तो बता सकते हैं। सब चीजें इजी है, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब सुनो। मगर बेटा सीधी सी बात, नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन का भी तो ड्रॉबैक होगा, तो इसका भी ड्रॉबैक लिख देते हैं, ड्रॉबैक। क्योंकि देखो कोई भी चीज अगर चल रही है तो उसका ड्रॉबैक भी तो होगा, तभी तो आगे आएगा। बोलो बात सही है क्या? बेटा सबसे पहला ड्रॉबैक तो है, इन्होंने इवोल्यूशन के बारे में कोई बात नहीं की, जबकि इवोल्यूशन आपको पता है कितनी बड़ी बात थी। इवोल्यूशन के बारे में तो मेंडल हार गए थे, तुम्हें पता है? मैं बताता हूं, देखो अभी तो नॉट इंक्लूड दिस सिस्टम, नॉट इंक्लूड फाइलोजेनी। बेटा फाइलोजेनी का मतलब मैंने आपको वैसे भी पढ़ाया था, इसका मतलब होता है इवोल्यूशन, इवोल्यूशन। इन्होंने इवोल्यूशन के बारे में बात ही नहीं की। आपको पता होगा इवोल्यूशन कितनी बड़ी चीज थी? पता है वो मेंडल नहीं था, मेंडल, अरे मेंटल नहीं, मेंडल, ग्रिगोर जोहन मेंडल, मटर वाला, 10वीं क्लास में भी चैप्टर था उसका, तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के नाम से। मेंडल ने दुनिया को बता बता के हार गया। मेंडल कह रहा था ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर ये है, ये नहीं। मेंडल कह रहा था जीन है, मेंडल कह रहा था फैक्टर है, मेंडल कह रहा था अरे मैंने कोई रिसर्च की है कि कैरेक्टर आगे कैसे जाते हैं। बेटा किसी ने सुना ही नहीं। और बेटा साथ साथ कौन बोल रहे थे? डार्विन, चार्ल्स डार्विन, इवोल्यूशन के देवता। दुनिया हर कोई ये कह रही थी अरे डार्विन क्या बोल रहे हैं, डार्विन जी क्या बोल रहे हैं, डार्विन जी क्या बोल रहे हैं, सब डार्विन के ऊपर चलते थे। मेंडल चिल्लाता रहता था, मेंडल कह रहा अरे भाई मेरी भी कोई सुन लो भाई, कोई तो सुन लो। बेटा मेंडल की किसी ने सुनी? सीधी सी बात है। अरे तुम खुद बता दो, शाहरुख खान की पिक्चर लगेगी अगर थिएटर में और मेरी पिक्चर लगेगी थिएटर में, किसकी देखने जाओगे? शाहरुख खान की ना। बताओ ना किसकी देखने जाओगे? मेरे को पता है, देखो पोल करवाने की तो जरूरत ही नहीं है। बताओ किसकी देखने जाओगे पिक्चर, शाहरुख की या हर्षित सर की? बताओ किसकी देखने जाओगे? बेटा शाहरुख की पूरी स्पेलिंग लिख नहीं रहा क्योंकि मुझे आती नहीं है, ठीक है, मुझे लग रहा है गलत हो जाएगी। बताओ अगर कभी भी ऐसा देखोगे तो बताओ किसकी देखने जाओगे पिक्चर, शाहरुख खान की या मेरी? सेम मेंडल के साथ भी हुआ था बेटा। दुनिया मेंडल मेंडल चिल्ला रही थी, मेंडल को कोई नहीं, मतलब डार्विन डार्विन चिल्ला रही थी दुनिया। झूठ मत बोलना। तुम्हारे घर के आसपास थिएटर लगा हुआ है, 2 पिक्चर चल रही है, शाहरुख खान और मेरी, किसकी देखने जाओगे? हम्म, यही मेंडल के साथ हुआ था तो बेटा। मेंडल के साथ भी दोस्तों यही हुआ। मेंडल भी अगर देखा जाए चिल्ला रहा था, मगर दुनिया डार्विन के पीछे भाग रही थी। ठीक है, मैं तो शाहरुख खान पे टिक मारता हूं। बेटा देखो 35% भारतीय बिल्कुल सही है, ये 62% तो पता नहीं क्या बोल रहे हैं, पता नहीं। अबे नहीं आओगे तो मेरे पास भी, मुझे पता है। देखो 65% बात थी। यश, सूर्यांश और प्रिंस, ये तीनों बोलते हैं हर्षित सर हम तो शाहरुख खान की पिक्चर देखने जाएंगे, आपकी पिक्चर नहीं देखेंगे। अबे नालायकों, मैं पढ़ा रहा हूँ, शाहरुख खान पढ़ा रहा है तुम्हें? रुक जाओ बेटा, इनसे बात करनी पड़ेगी। बेटा ये तो दिल पे लग गई अब मेरे। बताओ कर दूं क्या बात? चलो बात करते हैं। आओ बेटा, किससे करे?
प्रिंस से करते हैं, प्रिंस से बात की जाए भाई। प्रिंस ऐसा क्या हो गया बेटा, मेरी पिक्चर नहीं देखने जाएगा तू? झूठा ही हाँ कर देता बेटा। बेटा जब गर्लफ्रेंड आपसे पूछती है कि ये वाला काम, तो कई बार मन नहीं करता मगर हाँ करना पड़ता है ना। पापा ने पूछा मार्केट से सामान ला देगा, मन नहीं करता मगर हाँ करना पड़ता है ना। मुझे भी हाँ कर देता। हम्म। गलत करते हो यार तुम। पढ़ा तुम्हारे सर रहे हैं, शाहरुख खान की पिक्चर देखने जा रहे हो तुम, बताओ। अब ये फोन। अच्छा ये सी और डी वाले है ना, ये तो खाली थिएटर में बैठने जाएंगे। ये सी और डी वाले ये तो वो है जो पॉपकॉर्न के डब्बे उठा के लेके आते हैं। ये पिक्चर शाहरुख खान और हर्षित सर की लग रही है, ये सी और डी में गए हैं। ये पता है कौन से वाले सी और डी वाले? ये वो बेटा सी और डी वाले नाराज मत होना, ये वो है पॉपकॉर्न वाले जो बाद में खाली डब्बे उठा के लेके जाते हैं पॉपकॉर्न के, वो है। हम्म। चलो बेटा ये तो नहीं उठा रहा फोन, आगे चलते हैं। बताओ क्या पहला ड्रॉबैक क्लियर है कि क्या ड्रॉबैक था? ठीक है, अगला पॉइंट, बी प्लेस्ड। जिम्नोस्पर्म बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट। बेटा इन्होंने एक गलती और कर दी। एक्चुअली आपको पता है मोनोकॉट और डाइकॉट तो एंजियोस्पर्म के टाइप होते हैं, मगर इन्होंने क्या किया, मोनोकॉट और डाइकॉट इनके बीच में कौन रख दिए? इनके बीच में रख दिए इन्होंने जिम्नोस्पर्म। बहुत बड़ी गलती हो गई थी इनसे, जो कि गलत बात थी। बोलो बात सही है क्या? 100% नलायकों हाथों कर देते एक बार। दिल तोड़ने की कोई जगह नहीं छोड़ते तुम, बेटा ध्यान रखना, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। चलें आगे, पक्का क्लियर है? आ जाओ। फिर तीसरा कौन सा आया? तीसरा आया फाइलोजेनेटिक। नेक्स्ट आया फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक, आपको पता है फाइलोजेनेटिक में अब तीन चीजें इंक्लूड होगी। पहला एक्सटर्नल कैरेक्टर जो आर्टिफिशियल में था, दूसरा नेचुरल कैरेक्टर, इंटरनल कैरेक्टर जो नेचुरल में था, और तीसरा और आ गया दोस्तों अब, इसका नाम है फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक का मतलब इवोल्यूशन निकाल दिया इन्होंने। तो बेटा जो इवोल्यूशन के बारे में बात कर रहा है वो तो भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट होगा ही होगा। ठीक है, अब मेरा पढ़ाने का वैसे मन तो नहीं कर रहा, मतलब 64% साथ है वो, बताओ यार बाकी लोग तो कैसे, मतलब हद हो गई यार। पिक्चर मेरी लग रही है, मेरी पिक्चर ही देखने नहीं जाओगे तुम? अरे वैसे इंस्टाग्राम पे आके कहते हो हर्षित सर क्या रील बनाई है आपने, हर्षित सर गाना बहुत अच्छा गाते हो आप, वहां क्या करते हो, मक्खन लगा दोगे मुझे? वहां मक्खन लगा रहे हो नालायक को। यहाँ अभी पोल की बात आई तो पोल में मेरे से अलग कट लिए। बहुत सही बेटा बहुत सही। अभी यही बात तुमसे हर्षिता मैडम बोल रही होती ना। कौन सी मैडम? हर्षिता मैडम। तो बेटा तुम फिर नहीं करते ऐसी बात। हर्षिता मैडम के लिए तो अरे मैडम आपकी पिक्चर देखेंगे, मैडम जिंदगी में पैदा ही आपकी पिक्चर देखने के लिए हुए हैं हम। हमें तो आज पता लगा कि हम पैदा क्यों हुए हैं मैडम, क्योंकि आपकी पिक्चर देखनी है हमें। अगर ये बात हर्षिता मैडम बोलती तो, मगर क्योंकि ये वाली बात तो हर्षित सर बोल रहे हैं। अब हर्षित सर तो बेटा तुम कभी सपोर्ट करते हो हर्षित सर को, कभी नहीं करते, अब क्या ही करें। ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ। एक और नोट डाल देना यहाँ पे कि ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स सेम टेक्सा हैव कॉमन एंसेस्टर। हैव कॉमन एंसेस्टर।
ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये वाला पॉइंट अगर आपको ध्यान से देखो तो मैं उठा के लाया हूं चैप्टर नंबर 1 से। जब आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था तो आपने ये पढ़ा था टैक्सा, याद है? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। हर किसी को एक टैक्सा बोलते हैं, हर किसी को एक रैंक बोलते हैं। और हम ये वाली बात भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो टैक्सा और रैंक होती है उसमें सारी की सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? अब यहाँ पे समझने वाली बात कुछ खास है। क्या बात है यहाँ पे? यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो बिलोंग होते हैं सेम टैक्सा में, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो एक टैक्सा के अंदर रहते हैं उनके एंसेस्टर भी कॉमन होंगे। सही बात है? जैसे मान लो टाइगर है, वो एक टैक्सा में है तो उनके एंसेस्टर भी कॉमन होंगे। ये वाली बात इन्होंने कही थी। ठीक है, अब ये वाला जो लाइन है ना दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं इस चैप्टर से नहीं, मैं चैप्टर नंबर 1 से उठा के लेके आया हूं, चैप्टर नंबर 1 से, क्योंकि हमने किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज के बारे में बात वहीं पे ही की थी। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? क्या यहां तक कैसी भी कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट तो फटाफट से बता दो। चलें आगे। बेटा फाइलोजेनेटिक का मतलब ना इवोल्यूशन रिलेशनशिप होता है। इवोल्यूशन रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? इवोल्यूशन रिलेशनशिप का मतलब ये होता है जैसे 2G और 3G। मैंने बताया था, मैंने कहा 2G के बाद 3G आया, 3G के बाद 4G आया, 4G के बाद 5G आया। अब कोई आपसे पूछता है कि 2G से ज्यादा अपडेटेड कौन है, तो आप बोलोगे 3G। कोई पूछता है 2G और 4G के बीच में कौन है, तो आप बोलोगे 3G। मैं आपसे ये बोलता हूं, मैंने कहा ऐसा कौन सा है जिसमें 2G और 4G दोनों के करेक्टर हो सकते हैं, तो आप बोलोगे 3G, क्योंकि 3G दोनों के बीच है। वो 2G से तो ज्यादा अपडेटेड है मगर 4G से कम अपडेटेड है। बताओ क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है? कोई भी दिक्कत है यहां तक? नहीं? तो बेटा ये तीनों हो गए अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब अपन एक और छोटी सी चीज पे आते हैं जिसका नाम है टेक्सोनॉमी। अगर एनसीईआरटी है तो देख लो, एनसीईआरटी में अपन अभी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं सारी, अपन ने और कुछ नहीं पढ़ा है। अब अपन क्या पढ़ेंगे दोस्तों? अब अपन पढ़ेंगे टेक्सोनॉमी। देखो जरा, ये भी कर लेते हैं, क्या मुश्किल है इसमें, जरा देखते हैं। आसान है दोस्तों सब कुछ, बस पढ़ना आना चाहिए तुम्हें, सब आसान है। ठीक है, मेरे साथ साथ बस एक बार पढ़ लो, के बाद कभी नहीं भूलोगे इसको। और अगर नीट के एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया इसमें तो बल्ले बल्ले हो गई। ठीक है, 3 टाइप की पढ़ते हैं दोस्तों हम टेक्सोनॉमी, 3 टाइप की, जिसमें एक पढ़ते हैं साइटोटेक्सोनॉमी, एक हम पढ़ते हैं कीमोटेक्सोनॉमी, और एक तीसरा हम और पढ़ते हैं जिसे हम बोलते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। अब अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे ना दोस्त, तो एनसीईआरटी में इसको पॉइंट टू पॉइंट कभी नहीं लिखा। एनसीईआरटी ने तो लिख दिया, मगर मैं चाह रहा हूं कि मेरी क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं वो इन तीनों के डिफरेंसेस को क्लियर करें, कि पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों के डिफरेंसेस क्या होते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। जरा सामने की सामने देखना, एक बार बात समझ में आ जाए तो बता देना। बेटा साइटोटेक्सोनॉमी जो होती है ये बेस्ड ऑन सेल्युलर करेक्टर है, बेस्ड ऑन सेल्युलर करेक्टर। बोलो बस सही है। अब सेल्युलर करेक्टर कौन कौन से होते हैं? बेटा वो होता है जैसे क्रोमोसोम हो गया ना, वो क्रोमोसोम के नंबर कितने हैं। जैसे पहला हो गया कि क्रोमोसोम, क्रोमोसोम तो जानते हो, सेल में पढ़ के आए हो। क्रोमोसोम के नंबर कितने हैं? बहुत ही बढ़िया अर्शित सर, मजा आ गया। ठीक है, वो बेस्ड होता है एक चीज के ऊपर और, कि क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर कैसी है, कि क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर कैसी है। और तीसरा बेस्ड होता है कि क्रोमोसोम का बिहेवियर कैसा है। तीसरा होता है कि क्रोमोसोम जो है इसका बिहेवियर कैसा है। बिहेवियर का मतलब होता है कि क्रोमोसोम सेल डिवीजन में कैसा काम करते हैं, सेल डिवीजन में क्रोमोसोम कैसा काम करते हैं। बेटा साइटोटेक्सोनॉमी सबसे पहली टेक्सोनॉमी थी, और साइटोटेक्सोनॉमी में दुनिया ने एक ही बात कही। देखो अब ये बात तो आप लोग जानते हो कि सेल कैसी दिखती है, कैसी है, ये सब कुछ डिपेंड करता है उसके क्रोमोसोम के ऊपर। बेटा आप लोग कैसे दिखते हो, कैसे हो, ये क्या सब कुछ क्रोमोसोम पे डिपेंड नहीं करता क्या? इसी बात है, अगर तुम हो तो तुम्हारे घर वालों से किसी से तो मैच करोगे, मम्मी से, पापा से, दादा से, दादी से, नाना से, नानी से, किसी से तो मैच करोगे।
आप किसी से ही मैच नहीं कर रहे तो बेटा फिर तो गड़बड़ हो सकती है, मगर अगर आप किसी से मैच कर रहे हो इसका मतलब आप क्रोमोसोम की बात कर रहे हो, क्योंकि वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में क्रोमोसोम ही तो होता है। लड़कियों तुम तो मेरी बात को फील कर सकती हो कि आपको पता ही है लड़कियों एक वाली बात, क्या बात पता है अर्शित सर हमको? आपको पता है जब आप झीकती हो तो आपके पापा आपसे यही कहते हैं कि तू तेरी मम्मी की तरह क्यों झीकती रहती है। इसका मतलब तुम्हारी बॉडी के अंदर मम्मी के जो क्रोमोसोम आए वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। बहुत ही आसान है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होगा पढ़ा है भी आपने। क्रोमोसोम वी शेप हो सकते हैं, क्रोमोसोम एल शेप हो सकते हैं, क्रोमोसोम जे शेप हो सकते हैं, क्रोमोसोम आई शेप हो सकते हैं, मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक पढ़ा है मैंने। तीसरा क्रोमोसोम का बिहेवियर, कि आखिर क्रोमोसोम का बिहेवियर कैसा होता है। बिहेवियर का मतलब है कि क्रोमोसोम कैसे बिहेव करेगा सेल डिवीजन के अंदर, क्या वो सही तरीके से डिवाइड करेगा या नहीं करेगा, कैसे वो क्रॉसिंग ओवर करेगा, सब कुछ पढ़ चुके हो। तो ये तीनों की तीनों चीजें किसके अंदर आते हैं? साइटोटैक्सोनॉमी के अंदर। बताओ क्या पहला पॉइंट क्लियर है? ये किस में आती है बेटा? ये बेस्ड होती है केमिकल करेक्टर के ऊपर, बेस्ड ऑन केमिकल करेक्टर। देखो एनसीईआरटी में तो केवल सीधे सीधे पॉइंट लिख रखे हैं, मगर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं बस। केमिकल करेक्टर क्या होते हैं? डीएनए और आरएनए, यानी कि डीएनए और आरएनए कैसा है, कैसा दिख रहा है उसके बेस पे, ठीक है। केमिकल करेक्टर का मतलब कि प्रोटीन की स्ट्रक्चर कैसी है। केमिकल करेक्टर का मतलब है लेटेक्स और रेजिन कैसा है। अब आप कहोगे लेटेक्स और रेजिन क्या होता है? बेटा लेटेक्स और रेजिन होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अब जरा समझ लेना एक बार क्या होता है। ऊपर वाले दो तो समझ गए होंगे आप, डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है, प्रोटीन की कैसी स्ट्रक्चर है, वो बात तो चलो क्लियर है। अरे नीचे आपने क्या लिख दिया ये नहीं समझ में आ रहा। बेटा आपने सुना है प्लांट से आपको गम मिलता है, गम जिंदगी वाला गम नहीं बेटा, जो प्लांट से मिलता है, गम चिपकाने वाला, गोंद वाला। प्लांट से लेटेक्स मिलता है, प्लांट से रेजिन मिलता है। कई बार आपने देखा होगा कि प्लांट को कभी थोड़ा सा कट लगा देते हो आप इस टाइम को, तो कुछ लुब्रिकेंट लुब्रिकेंट सा चिपचिपा सा निकलता है प्लांट से, तो यही होता है दोस्तों। और ये एक्चुअली पता है क्या होता है, ये प्लांट के लिए फायदेमंद नहीं है, ये प्लांट के लिए क्या है, नुकसानदायक है। तो ये प्लांट के लिए नुकसानदायक होते हैं, प्लांट के लिए फायदेमंद नहीं है, नुकसानदायक होते हैं प्लांट के लिए। तो प्लांट क्या करता है, अपनी बॉडी से इनको बाहर निकाल देता है, एंड दैट थिंग इज कॉल्ड एज द लेटेक्स और रेजिन, बाहर निकाल देता है अपनी बॉडी से। इसी क्यों बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ये प्लांट के लिए काम के नहीं है। तो आप ये मत सुनना प्लांट फायदा कर रहा है हमारा, नहीं, प्लांट के लिए नुकसानदायक है, तो प्लांट अपनी बॉडी से बाहर निकाल रहा है, हम उसको यूज कर लेते हैं। तो इनके ऊपर बेस था ये। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? चलें आगे, पक्का? आ जाओ। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी दोस्तों, ये बेस था किस चीज के ऊपर आपको पता है? बेस्ड ऑन कंप्यूटर एनालिसिस, कंप्यूटर एनालिसिस। बेटा आज के टाइम में देखो, आपको पता है कि कंप्यूटर ने कितनी बड़ी चीजें सॉर्ट आउट कर दी। मतलब इनफैक्ट मैं और अगर आपसे बात कर रहा हूं तो उसके बीच में भी कहीं ना कहीं कंप्यूटर का इन्वॉल्वमेंट तो है ही। एक कंप्यूटर ही है जो मेरे को और आपको जोड़ के रख रहा है। तो हमने बायोलॉजी के अंदर टेक्सोनॉमी में कंप्यूटर को ऐड कर दिया। हमने कहा चलो भाई साहब कुछ नई नया और तूफानी चीज करते हैं, ठीक है। तो नया और तूफानी चीज करते हैं, तो हमने कंप्यूटर को इसके अंदर ऐड कर दिया। तो तीसरा वाला सबसे ज्यादा अपडेटेड वर्जन था। मतलब पहले दो में देखोगे तो आपने कहीं पे भी कंप्यूटर को यूज में नहीं लिया, जबकि इसके अंदर अगर देखा जाए तो कंप्यूटर को यूज लिया। और सबसे बड़ी जो चीज दोस्तों इन्होंने चीज की, देखो कई बार क्या होता है घर के अंदर बड़े भाई और छोटे भाई के बीच में घर वाले वो नहीं करते समानता, मगर यहां पे हमने सारे के सारे कैरेक्टर को इक्वल वेट दिया, ठीक है, इक्वल इंपॉर्टेंस दी। ऑल कैरेक्टर गिव इक्वल इंपॉर्टेंस। बोलो बात सही है? अब आप कहोगे हर्षित सर सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दी, इसका कहने का मतलब क्या है? याद करना, शुरू शुरू में केवल वेजिटेटिव कैरेक्टर को इंपॉर्टेंस दी जाती थी, सेक्सुअल को नहीं। जहां से कहानी चालू की थी, कहां से की थी, कहीं से तो की थी ना, कहीं तो लिखा ये रहा। शुरू शुरू में वेजिटेटिव कैरेक्टर को इंपॉर्टेंस दी जाती थी, सेक्सुअल कैरेक्टर को नहीं। तो जब वेजिटेटिव कैरेक्टर को आप इंपॉर्टेंस दोगे तो गड़बड़ हो गई। तो इन्होंने कहा भाई साहब सबका साथ सबका विकास करना है, यानी कि वेजिटेटिव हो या सेक्सुअल हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी चीजें सेम टू सेम होनी चाहिए। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? चल सकता हूं आगे?
पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मतलब बहुत इजी चीजें हैं, अब कंफ्यूज होके मत पढ़ना बस इसमें। बोलो बात सही है? अब बेटा देखो, आपको ये भी पता है कि कंप्यूटर से फायदे बहुत है। कंप्यूटर से आप एक टाइम में कई हजारों कैरेक्टर को स्टडी कर सकते हो। मैं अगर आज तुमसे ये कहूं कि फटाफट कर दो तो तुम नहीं कर सकते, मगर तुम्हें पता है चिट्टी, अरे चिट्टी वही 102.0 112.0 जानते हो ना, रजनीकांत। हाँ, तो रजनीकांत की अगर हम बात करते हैं, रजनीकांत जी की अगर हम बात करते हैं, तो बेटा उन्होंने चिट्टी बनाया था 2.0। जो तुमने अगर पिक्चर देखी होगी तो वो ऐसे करता था, तुम्हें पता है, देखो वो ऐसे करता था, वो ऐसे, वो डिक्शनरी वाली याद है? वो एक सैलून में गया था, तो सैलून में जाने के बाद उसने कहा कि कुछ पढ़ने को है क्या, तो चिट्टी ऐसे करता था, क्या क्या पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया, क्या 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 पढ़ लिया। तो दिस इज द चिट्टी। तो बेटा चिट्टी की बात पे बात अलग है, मगर अपन लोग चिट्टी थोड़ी है, अपन से तो एक ही कॉपी याद नहीं होती। मैं तुमसे आज कह दूं कि ये 2 पेज याद करके दिखा दो, तो तुमसे 2 पेज भी नहीं होंगे, तो हम तो चिट्टी है ही नहीं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब मैं आपसे क्या एक बात बहुत अच्छे से बोल सकता हूं, क्या क्या कि कंप्यूटर एक बार में 1000 ऑफ कैरेक्टर का एनालिसिस कर सकता था। बिल्कुल बात सही है। कंप्यूटर कैन एनालिसिस 1000 of character at one time। एक टाइम में 1000 ऑफ करेक्टर को एनालिसिस करने का काम केवल कंप्यूटर का होगा। अब नीट में कैसे क्वेश्चन आएगा? नीट में क्वेश्चन आएगा कंप्यूटर एनालिसिस किसके अंदर यूज में ली जाती है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। तो न्यूमेरिकल। अच्छा, कई बार कंफ्यूजन रहता है, हर्षित सर हम कैसे याद करेंगे? तो बेटा बचपन में आपने सुना है कि कंप्यूटर कभी भी आपकी लैंग्वेज नहीं समझता। आपने सुना होगा कंप्यूटर हमेशा किसी भी चीज को 0 और 1 की फॉर्म में समझता है, जिसे हम बाइनरी नंबर बोलते हैं। तो ये न्यूमेरिकली तो है, तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। न्यूमेरिकल का मतलब हो गया 0 और 1, और 0 और 1 का मतलब कंप्यूटर। क्योंकि आपको पता होगा, अगर आप कंप्यूटर पे ए टाइप करते हो तो कंप्यूटर को ए नहीं पता, कंप्यूटर के अंदर कोड होते हैं कि कंप्यूटर ए को कैसे पढ़ेगा। तो 0 और 1 की फॉर्म में कंप्यूटर उसको पढ़ता है। बताओ क्या पॉइंट क्लियर? यहां तक कैसा भी कोई भी डाउट है? चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूं, बता दो क्या डन है क्या? बताओ डन है? हर्षिता मैडम होती तो बेटा भूसा मार दूंगा। चलो भाई आ जाओ। अब दोस्तों कंप्यूटर से आप कैसे एनालिसिस कर सकते थे? देखो, सबसे पहले तो कंप्यूटर में सारे के सारे कैरेक्टर को आप लिस्ट कर देते थे। पहले लिस्टिंग, यानी अगर कंप्यूटर में आपको टाइप करना है तो ऑल द कैरेक्टर, सबसे पहला काम आपका यही होता था कि आप सारे के सारे कैरेक्टर को लिस्ट कर लेते थे। एक लिस्ट बना लिया आपने सारे के सारे कैरेक्टर की कि कौन कौन से कैरेक्टर एग्जैक्टली प्रेजेंट है। तो आपने क्या कर लिया? आपने लिस्ट बना ली। बोलो बात सही है? ठीक है। अब आपने क्या किया? कंप्यूटर तो अब नहीं समझता लिस्ट को, तो आपने उसके कोड बनाए। आपने क्या बनाए? कोड बनाए उसके। तो आपने इसके क्या किए? सेकंड वाला जो पॉइंट है, वो सेकंड वाला पॉइंट आपका क्या है? आपने प्रोवाइड कर दिया कोड और न्यूमेरिकल कोड, जो भी प्रोवाइड कोड और न्यूमेरिकल कोड और नंबर्स बोल सकते हो फॉर ईच कैरेक्टर। रटना ही नहीं है, सब समझने वाली चीज है। आपने क्या किया? 2 काम तो पूरे कर लिए सर, बड़ा मजा आ गया सर। पहले आपने क्या किया? पहले आपने लिस्ट बना ली। जैसे बाजार जाते हो ना, तो बाजार जाके आपने लिस्ट बना ली, बहुत बढ़िया। उसके बाद लिस्ट बनाने के बाद उन सबको नंबर पे रख दिया प्रायोरिटी बेसिस पे, 0 और 1 की फॉर्म में। आओ जरा आगे चलते हैं। अब दोस्तों, अब आप अगला क्या कर सकते हो? अब बेटा
जितनी भी चीज अब आपने जो भी कोड वोड दिए हैं, ये सारे डाटा को एंटर कर दो कंप्यूटर के अंदर। नाउ डाटा एंटर इनटू कंप्यूटर। बेटा कंप्यूटर में जितना भी डाटा है उसे एंटर कर दो। बहुत बढ़िया, क्योंकि कंप्यूटर ही तो करेगा सारा का सारा खेला। तो कंप्यूटर में आपने डाटा को क्या कर दिया, एंटर कर दिया। अब आपको पता है हर किसी डाटा के लिए कंप्यूटर के पास क्या होता है, सॉफ्टवेयर। तो आप रन करवा दोगे सॉफ्टवेयर, रन द सॉफ्टवेयर। एंड एनालिसिस, क्या करवा दोगे इसको, एनालिसिस करवा दोगे। देखो मतलब आप लोग मोबाइल में भी ऐसे ही करते हो, पता है। जैसे आपने MS वर्ड वगैरह के ऊपर कभी काम किया होगा, तो आपने मान लो अगर फॉर एन एग्जांपल कंप्यूटर कितना तेज काम करता है, मैं अगर आपको एक बुक दूं और कहूं उस बुक के अंदर THE दा का लिखा हुआ है, तो आपको शायद ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा। मगर मैं अगर कंप्यूटर से ही यही सारा काम करूं तो बोलो क्या कंप्यूटर बहुत आसानी से सब कुछ क्लियर कर सकता है क्या? तो बस यही चीज थी जो हमने कंप्यूटर एनालिसिस में किया था। बताओ क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है क्या? कोई भी दिक्कत है तो फटाफट से बता दो जल्दी से। कमेंट बॉक्स फिर से ओपन कर रहा हूं। वैसे तो कमेंट बॉक्स ओपन करने की जरूरत नहीं है, एक बार जो सामने लिखा है फटाफट से पढ़ के देख लो क्या पॉइंट क्लियर है क्या। जो सामने लिखा है बस वो देख लो क्या पॉइंट क्लियर है क्या, फिर एक बार रिवीजन करवा दूंगा। क्लियर है ना? बस क्लियर ही होना चाहिए दोस्तों। चले आगे, आ जाओ। अच्छा थ्योरी है, तो थ्योरी में मैं भी जा रहा हूँ, थोड़ा सा जल्दी जल्दी से हो जाए थ्योरी तो दिक्कत नहीं आएगी फिर, ठीक है। अब इन सभी चीजों के बाद एनसीईआरटी बात करती है इक्लर क्लासिफिकेशन की। साइंटिस्ट थे इक्लर। इक्लर क्लासिफिकेशन, ठीक है बेटा। इक्लर क्लासिफिकेशन में क्या था कि इन्होंने जो प्लांट किंगडम था, जो प्लांट किंगडम था, इस प्लांट किंगडम को दो सब किंगडम में डिवाइड कर दिया। प्लांट किंगडम को दो सब किंगडम में डिवाइड कर दिया। क्या ये, दिस इज द सब किंगडम। ठीक है, दो सब किंगडम में डिवाइड कर दिया इन्होंने प्लांट किंगडम को, जिसमें एक का नाम था क्रिप्टोगेमिया, जबकि दूसरे का नाम था फेनेरोगेमिया। अब चालू हुआ है दोस्तों ये चैप्टर, दो अब चालू हुआ है ये चैप्टर। अभी से पहले तो केवल और केवल बेसिक चल रहा था, मगर चैप्टर ने शुरुआत अब की है कि क्रिप्टो गेम्स क्या होते हैं जिसे हम क्रिप्टोगेमिया बोलते थे, और फेनेरो गेम्स क्या होते हैं जिसे हम फेनेरोगेमिया बोलते थे। बोलो बात सही है? देखो बायोलॉजी कभी भी पढ़नी है तो उसके वर्ड के बारे में पढ़ो। क्रिप्टो गेम्स का मतलब क्या होता है बेटा? क्रिप्ट का मतलब होता है छुपा हुआ, हिडन, और गेमिया का मतलब होता है गेमेट्स, यानी कि हिडन गेमेट्स जिसके अंदर होते हैं। बहुत बढ़िया अर्षित सर, क्या बात है, वर्ड को ही एक्सप्लेन किए। देखो क्रिप्टो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हिडन, और गैमिया का मतलब क्या होता है, गैमिया का मतलब होता है गेमेट्स। तो अगर गेमेट्स हिडन है तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगेमिया। बोलो बात सही है? जबकि फेनेरोगेमिया का मतलब क्या होता है, फेनेरो का मतलब होता है ओपन, ओपन,
और ओपन क्या चीज होगी? गैमेट्स। गैमेट्स ओपन होंगे, गैमेट्स। बोलो बात सही है? यहां तक बोलो, क्या पॉइंट क्लियर है क्या? डन है। ये तो पहला काम हुआ था, पहला काम। इक्लर क्लासिफिकेशन में सबसे पहला काम क्या हुआ कि प्लांट किंगडम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया उन्होंने। जो पहला डिवाइड हुआ वो था क्रिप्टोगेम्स या क्रिप्टोगेमिया। जो दूसरा था उसका नाम था फेनेरोगेम्स या फेनेरोगेमिया। बोलो क्या आगे चले? बेटा क्रिप्टोगेम्स को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया इन्होंने, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। याद रखना पड़ेगा। देखो मैं मैक्सिमम ना कोशिश करता हूं कि आपको यहीं से ही समझा दूं सब कुछ, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं हो। तो इसलिए आप लोग भी कोशिश करना कि यहीं से ही डायग्राम बेस ही चीजों को समझो। और ये भी दो टाइप का होता है, इसको भी कर लेता हूं। यही चैप्टर है अपना, यही पढ़ेंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्रिप्टो गेम्स में कौन कौन सा होता है? जिसमें एक होता है थैलोफाइटा, सुना होगा नाम, नहीं सुना तो आज से आदत डाल लो। एक होता है ब्रायोफाइटा, पढ़ेंगे अपन ये भी। एक होता है टेरिडोफाइटा, चैप्टर चालू हो चुका है, सही है। थैलोफाइटा के अंदर मेरे प्यारों हम लोग केवल एक चीज को डिस्कस करेंगे जिसका नाम होगा एल्गी। बोलो किसको डिस्कस करेंगे थैलोफाइटा में? इसमें डिस्कस करेंगे एल्गी को। ये पूरा पेज ही इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है, मतलब ये पूरा चैप्टर ही इस पेज का एक्सप्लेनेशन है। उल्टा बोल गया मैं, कोई बात नहीं, हो जाता है। ये है बेटा जिम्नोस्पर्म, सुना होगा ये सब नाम, कोई नया नाम तो है नहीं। और ये है एंजियोस्पर्म। बोलो बात सही है? यहां तक कोई भी डाउट है किसी को भी, कैसा भी, तो बता सकते हो, ठीक। क्रिप्टोगेम्स के अंदर क्या क्या कैरेक्टर होते हैं? पहला पॉइंट, हर्ष सर, जो गैमेट है वो इनविजिबल होंगे। जो गैमेट है वो कैसे होंगे? इनविजिबल, विजिबल नहीं होंगे, इनविजिबल होंगे। बोलो बात सही? हर्ष सर इसमें गैमेट्स विजिबल होंगे, दिखेंगे, लिखा भी हुआ है ओपन, यानी कि जो गैमेट है वो विजिबल होंगे, ठीक है, पहला पॉइंट। फ्लावर और फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर इसमें एब्सेंट है। सेकंड पॉइंट आ जाओ, हर पॉइंट को कोई दिक्कत ही नहीं है। फ्लावर एंड फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर इसमें एब्सेंट है, जबकि उसके अंदर प्रेजेंट है। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है क्या? दोस्तों इसको नॉन स्पर्मेटोफाइट भी बोलते हैं। जबकि उसको स्पर्मेटोफाइट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आगे समझाऊंगा। इसमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा, नो सीड फॉर्मेशन। क्योंकि फ्लावर ही नहीं है, फ्लावर नहीं है तो सीड नहीं होता, और इसमें सीड फॉर्मेशन होगा। बताओ, देखो एक बात छोटी सी मेरी याद रखना, ठीक है। चैप्टर थ्योरेटिकल है, मैं मानता हूं, मगर थ्योरेटिकल चैप्टर में सबसे बड़ी खास बात क्या होती है कि अगर हम चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करें तो कभी दिक्कत नहीं होती। जैसे मैं आपको बताता हूं क्या कह रहा हूं मैं। देखो आज जो भी अपन ने पढ़ा है, आज ज्यादा पढ़ा ही नहीं वैसे देखा जाए तो, मगर जो भी कुछ पढ़ा है आप देख सकते हो। मैंने सबसे पहले बोला कि सबसे पहले क्लासिफिकेशन तीन टाइप के थे जो आप सभी लोगों को दिख रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। पहला था नेचुरल आर्टिफिशियल, दूसरा था नेचुरल, तीसरा था फाइलोजेनेटिक। सर बहुत सही। दूसरा मैंने आपसे बोला था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वो होता है जिसमें मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर को यूज में लिया जाता है। स्टार पॉइंट है, यहीं से ही सीधा क्वेश्चन बनेगा, यहीं से ही। स्टार पॉइंट का मतलब ही नीट पॉइंट होता है, ठीक है, एनिमल और प्लांट को। मगर यहाँ पे लीनियस भाई साहब और आ गए थे जिन्होंने स्टेमन के बारे में बात बता दी थी।
तीसरी चीज, इसके ड्रॉबैक थे कि इन्होंने वेजिटेटिव कैरेक्टर को यूटिलाइज नहीं किया, मगर वेजिटेटिव कैरेक्टर एनवायरमेंट की जैसे बहुत जल्दी जल्दी बदल जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन में एक्सटर्नल तो पहले वाला था ही, इंटरनल भी यूज कर लिया। इंटरनल का मतलब एनाटॉमी, केमिकल कंपोजिशन और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, अगला ड्रॉबैक, इनके भी ड्रॉबैक थे। पहला, इवोल्यूशन के बारे में बात नहीं की। दूसरा, जिम्नोस्पर्म को मोनोकॉट और डाइकॉट के बीच में रख दिया, गलत बात है। ठीक है, अगला फाइलोजेनेटिक, इवोल्यूशन रिलेशनशिप की हमने बात कर ली। ठीक है हर्षित सर। फिर ये बहुत बड़ी चीज आई कि साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी जो सेलुलर कैरेक्टर के ऊपर भी थी, ये तीन चीज। केमिकल टैक्सोनॉमी जो इनके ऊपर बेस्ड थी, और बेस्ड ऑन द कंप्यूटर एनालिसिस। ये कंप्यूटर एनालिसिस सबको पता है, इसमें तो मैंने कुछ भी नहीं किया। पहले लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाने के बाद उसको कोड दे दो, कोड देने के बाद कंप्यूटर में डाल दो, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर चला दो, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, मगर याद रख सकते हो। एनसीईआरटी में लिखा है इसलिए लिखवा दिया। अगला ये पढ़ा है बस, क्रिप्टो गेम्स और फेनरो गेम्स। अब पता है अपन कहां से चालू करेंगे दोस्तों? अब अपन चालू करेंगे यहां से। आज की क्लास यहां से चालू होगी, थैलोफाइटा, फिर हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा, फिर हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा। तो तीनों पढ़ेंगे अपन। तो आज अपन पढ़ेंगे कौन सा? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा। बताओ ना, अरे सो गए क्या? लग तो ऐसा ही रहा है। अच्छा, आज मैंने ज्यादा मजाक भी नहीं किया इस चैप्टर में, रीजन क्योंकि थ्योरी है। वैसे थ्योरी में मजाक करना चाहिए, मगर मुझे लगता है तुम्हारा ध्यान नहीं भटक जाए एकदम से यूं कहे वाह हर्षित सर आज तो पढ़ने में। बेटा चिल मारो, चिल मारो। देखो हर बार कभी भी आपको लगता है ना आप पढ़ते हुए बोर हो गए, चाहे कुछ भी पढ़ रहे हो, मैं तो मान लो बॉटनी पढ़ते हुए मान लो तुम बोर हो गए, तो आपको बस एक ही काम करना है। आपको बस दिमाग में अपने सामने, जैसे कई बच्चों ने मुझे अपनी वीडियो भी सेंड की है इंस्टाग्राम पे, उन्होंने अपने जहां पे भी बैठते हैं वहां पे नाम के आगे डॉक्टर लगा रखा है। उसने अपना टारगेट बना रखा है कि उसे क्या बनना है। सेम टू सेम, कभी भी आपको लगता है कि मैं बोरिंग हो रही हूँ या बोरियत फील हो रही है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं जिम जाने की कोशिश करता हूँ, कभी भी मैं मन करता है आज जिम नहीं जाऊं, मैं हमेशा अपनी बॉडी को देख लेता हूँ, अपने पेट को देख लेता हूँ, तो मुझे लगता है नहीं यार मुझे तो जिम जानी चाहिए। तो सेम टू सेम आपके साथ, अगर आपको सच में कभी भी लगता है, अगर ऐसा क्या लगता है, अगर आपको सच में लगता है कि नहीं हर्षित सर बात तो आपकी सही है, मगर सर कई बार बोर हो जाते हैं। बिल्कुल बोर होना स्वाभाविक होता है दोस्त। आप खुद सोचो, अगर आप मेरी लाइव क्लास में होते तो दोस्तों मैं किसी की थप्पड़ सेक देता, मजा आ जाता। मान लो मेरी लाइव क्लास में अगर तुम लोग बैठे होते और तुम सामने के सामने बैठे हुए हो, तो मैं बेटा तुम्हारे थप्पड़ सेकता था। मैंने कहा ले बेटा लेपटा ले, और क्लास में एंजॉयमेंट हो गया, मजा आ गया, सबको काम हो गया। अपन को तो क्या, अपन को तो 101 को सुलटाना था, सुलटा दिया। मगर यहां पे मैं कैसे सुलटाऊं बताओ? लिटरली बोल रहा हूं, सामने होते तो अभी तो हो सकता है एक दो को सुलटा देते, गाना गा लेते, कबूतर बना देते, मुर्गा बना दिया जाता था। मुर्गा बने होंगे तुम भी कई बार, मुर्गे बने हो ना? मुर्गे यूं कान पकड़ के, यूं हाथ निकाल के नीचे से, टांग के नीचे से कान पकड़ने पड़ते थे। मुर्गा बहुत अलग चीज होती है भाई साहब। अच्छा, मैंने हमेशा ये चीज नोटिस की है, मतलब जो क्लास टीचर होते थे ना, क्लास टीचर, वो कभी लड़कियों को सजा नहीं देते थे। अगर क्लास टीचर जेंट्स है तो कभी लड़कियों को सजा नहीं देता था। हमारे एक पीटीआई सर थे, मैं तुम्हें शायद पहले भी बताया, पीटीआई सर थे बेटा, वो शिकार ढूंढते थे। वो कहते तू यहाँ लड़के, तू यहाँ, और सूतना चालू। अरे मैंने कहा क्यों सूत रहे भाई, हमने का काम कर दिया। मगर बेटा सूतना चालू, कोई दिक्कत। मतलब लिटरली तुम लोगों ने पता नहीं कभी ऐसा फील किया नहीं किया, पहले स्कूल के अंदर निक्कर पहन के जाते थे हम, निक्कर। जब छठी सातवीं क्लास में थे ना, तब निक्कर पहन के जाते थे। निक्कर जानते हो ना, निक्कर, नेकर, नेकर जैसे निक्कर, नेकर बरमूडा जो भी बोलते हो आप, तो निक्कर पहन के जाते थे। और फिर कुर्सी बने हो कभी, ऐसे हाथ करके यूं करना पड़ता था, इसे हम बोलते थे कुर्सी बनना। तो आप बने होंगे ऐसे करके, यूं बने होंगे कुर्सी, तो कुर्सी बना देता था भाई साहब टीचर, और फिर ले पीछे से ले डंडे पे डंडे, तेरी ऐसी तैसी, ले डंडे पे डंडे। अब बेटा लड़के हैं और लड़कियां, अरे सर नहीं सर मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो कुछ नहीं करती। अरे बेटा रोती क्यों है, जा तू जा, ऐश कर, कोई दिक्कत नहीं है, हम तेरी जगह दो लड़कों को लपेट देंगे आज। अरे यार लड़के हैं तो लपेट दोगे, कोई बात है? मगर बेटा क्या करें, जिंदगी में आए हैं तो झेलना तो पड़ेगा। अब ये भी लड़कों तुमने झेला होगा, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, मुझे बता देना इंस्टाग्राम पे, यहाँ मत बताया करो, वहां बता देना इंस्टाग्राम पे, वहां बता देना अरे अर्षित सर सच में हमारे साथ भी हुआ है। मतलब होता है दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है। मतलब मेरे ख्याल से घर वाले भी लड़कियों को कम मारते हैं, लड़कों को ज्यादा लपेटा जाता है। मतलब कई बार ऐसा होता था जब इंडिया पाकिस्तान या इंडिया का किसी से भी मैच होता था ना, और मेरे घर में बताना मत, मेरे घर वालों को कहीं यही वायरल कर दो, तो क्या होता था, कभी मान लो इंडिया मैच हार रही है या हार गई, मान लो हार गई, बेटा खेल जीता है, हार जीतना चलता रहता, बेटा मेरे पापा लपेट देते थे शाम को मेरे को, ले रैपट, मम्मी ने कहा मैंने किया क्या है? अरे तूने कभी तो कुछ किया होगा, उसकी उसकी पिटाई खा ले। अरे मैंने कहा यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरे को मार क्यों रहे हो आप? मैंने कहा मैंने तो कुछ किया ही नहीं। वो कहते थे
ये रैपट, ये रैपट, ये झापट। अरे मैंने कहा तो मैंने किया क्या है? कह रहा कोई बात नहीं, तूने किया नहीं है कुछ भी, मगर तू कभी तो कुछ करेगा। तो मैंने कहा कभी कुछ करूंगा, उसकी पिटाई अभी से ही पहले। अरे फिर मम्मी मेरे को पीछे से बाद में बोल देती थी, आज इंडिया मैच हार गई ना, तेरे पापा का मूड खराब है। अरे मैंने कहा इंडिया मैच हार गई, मैं खेलाऊं क्या इंडिया में जाके क्रिकेट? मेरे को क्रिकेट खेलना आता तो मेरे को पीटते। अरे भाई लपेट रहे हो बच्चे को, इतनी मासूम सी जान है बेटा, मगर क्या करते। और लड़की, मैंने कभी मेरे घर पे ना कभी भी सिस्टर वगैरह को कभी भी पिटते हुए नहीं देखा, और मैंने मेरे भाइयों को हमेशा पिटते हुए देखा है। तुम लोग भी बता देना कि मैं बात सही बोल रहा हूँ, कि मेरी बात से सतर्कता रखते हो क्या लड़कियों? देखो इसमें तो तुम भी बोलोगी हाँ हर्षित सर बिल्कुल सही बोल रहे हो, मतलब बता देना सही कहा ना, मतलब बिल्कुल सही कह रहा हूं दोस्तों मैं, बता देना। लो इसका पोल कर देता हूं एक बार, तुम खुद बता दो मैंने कोई गलत बात बोली क्या? बताओ आज ये होता है दोस्तों, ये तो आज क्या है, तुम मेरे बहुत क्लोज हो गए तो मन की बात तुमसे कर देता हूं मैं कभी कभी, तो तुम इसमें नाराज मत हो ना हर्षित सर ऐसे कैसे। अब बेटा तुमसे नहीं बोलूंगा तो किससे बोलूंगा? बताओ जरा, सपोर्ट करते हो क्या? अबे शाहरुख खान की पिक्चर थोड़ी है अब तो, जो सच बात है उसके लिए आवाज तो उठाओ, नहीं तो हमेशा पिटते रहोगे लड़को, ध्यान रखना। तो आज से 50 साल पहले भी पिटते थे, आज से 50 साल बाद भी पिटोगे तुम। अच्छा फिर बड़ा भाई और सपोर्ट करता है इसमें, और सिस्टर हंसती रहती है बगल में बैठी हंस पिटाई हो रही है, और बगल में कुछ नहीं करते, बगल में ना सिस्टर या मम्मी, अगर मम्मी भी चाहती है तुम्हें पिटवाना तो यूं बोलती है, और इससे ये और पूछो ये कल कहां गया था, इससे पूछो जरा ये चीज, 50 रुपए इसको दिए थे कहां गए वो? ओ भाई साहब पापा और सेट, पापा ने एक थप्पड़ और मार दिया, ले बेटा ले कल के 50 के पैसे और ले। देखो 90% बेटा, ये देखो मैं सच बता रहा हूं, मैं मुद्दा ही वो उठा रहा हूं जो इस देश का मुद्दा है, और इसमें मेरे ख्याल से 100% देखो लड़कियों ने भी वोट किया होगा। देखो सबसे ऊपर ही श्रद्धा नायक है, देखो इसमें सबसे ऊपर देखो कौन है, श्रद्धा नायक है इसमें सबसे ऊपर। मुझे लग रहा था इसमें लड़का लड़का होगा, लड़कियां भी सपोर्ट करिए दोस्तों, लड़कियां भी सपोर्ट करिए। देखो श्रद्धा से ही पूछ लेते हैं आज, श्रद्धा, और देखो श्रद्धा ने कितनी जल्दी जवाब दिया है। श्रद्धा ने कहा आज तो बहुत अच्छा टॉपिक छिड़ा है सर, सर से पहले सबसे पहले बात करूंगी। देखो श्रद्धा ने कितनी जल्दी जवाब दिया। श्रद्धा, श्रद्धा बताओ जल्दी, दुनिया जनता सुनना चाहती है तुम्हें। श्रद्धा जल्दी से बताओ, दुनिया तुम्हें सुनना चाहती है। श्रद्धा क्या मैं दिखाई सुनाई दे रहा हूं? श्रद्धा दुनिया सुनना चाहती है तुम्हें। अच्छा लड़का अगर होता तो ठीक है, नीचे 2-3 लड़के भी थे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, वो तो बेचारे पिट रहे हैं, बेचारे क्या करेंगे बोलेंगे ही। मगर एक लड़की ने तुम्हारा सपोर्ट किया। देखो गर्ल्स इज ऑल्सो नो दैट द इंपॉर्टेंट थिंग, मतलब सच में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्रद्धा क्या मेरी आवाज आ रही है क्या? जल्दी बताओ। हाँ जी श्रद्धा जल्दी बताओ, क्या आप हो क्या यहाँ पे? जल्दी से, अगर हो तो फटाफट से बता दो, नहीं तो फिर अपन चलते हैं आगे। क्या कॉल नहीं जा रही क्या? चलो श्रद्धा कोई बात नहीं, हम तो सोच रहे थे कि दुनिया इसे एक बार रूबरू करवाएं, आप क्या सोचती हो इसके बारे में? मगर अब ठीक है भाई, जैसी आपकी इच्छा, क्या करें बंद कर दे? चलो, मगर दोस्तों ये आपको सोचने वाली बात है, देखो 90% बच्चे इसको सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। आप भी चाह रहे हो ना श्रद्धा कुछ अपने दो शब्द रखे इस बारे में, मैं भी यही चाह रहा हूं, दो शब्द तो रखे श्रद्धा, मगर श्रद्धा बोल ही नहीं रही। श्रद्धा की श्रद्धा ही नहीं आ रही है अभी इसमें, श्रद्धा कह रही है सर मैं नहीं बोलूंगी, मुझे पिटना है क्या? कोई बात नहीं बेटा, आओ अपन तो बेटा थैलोफाइटा पे चलते हैं, थैलोफाइटा चले, सारे पॉइंट डिस्कस करें इसके, ठीक है आज। बेटा नॉन वेस्कुलर प्लांट होता है, मैंने तो थोड़ा सा आपको हंसाने के लिए किया था कि अभी थोड़ा बहुत पढ़ाने वाला हूं। नॉन वेस्कुलर प्लांट का मतलब जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट है। जाइलम और फ्लोएम नहीं होंगे इसमें, जानते हो ना जाइलम और फ्लोएम, तो वो इसके अंदर नहीं होते। अगला, इसमें जो अब ध्यान से मेरे पॉइंट सुनना, अब बातें मत करना। जो मेन प्लांट होगा, मेन प्लांट
बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज चालू हो रही, सारी सारी की सारी, प्लीज इसमें बातें मत करना। वो मेन प्लांट होता है गेमेटोफाइटिक। गेमेटोफाइटिक का मतलब होता है हैप्लॉइड। क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड का मतलब होता है एन, यानी कि जो मेन पेड़ होगा, जैसे मान लो ये मेन पेड़ है, तो ये मेन पेड़ हैप्लॉइड होगा। मतलब जैसे तुम तो पूरे के पूरे डिप्लॉइड हो ना, 2n है तुम्हारी बॉडी के अंदर, फुल क्रोमोसोम के नंबर है, मगर जो मेन पेड़ होगा ना इसके अंदर, वो क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। यानी कि जो मेन पेड़ होगा, उस मेन पेड़ के अंदर चाहे रूट है, चाहे स्टेम लाइक स्ट्रक्चर कुछ भी है, वो सारे के सारे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंटेन करेंगे, यानी कि मेन पेड़ हैप्लॉइड होता है। यहां से दोस्तों नीट में बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ सकता है, नीट में बहुत ही प्यारा धमाकेदार क्वेश्चन आ सकता है यहां से। थैलोफाइटा में मेन पेड़ कैसा होता है? तो आपका आंसर क्या है? मेन पेड़ जो होगा वो होगा हैप्लॉइड। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है क्या? चले दोस्तों, मगर यहां पर बायोलॉजी बिना एक्सेप्शन के तो चल नहीं सकती, मगर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है ब्राउन एल्गी। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है ब्राउन एल्गी। तो जो ब्राउन एल्गी होती है वो डिप्लॉइड होती है, बाकी सारे के सारे थैलोफाइटा हैप्लॉइड है, मगर ये कैसी होगी? ये डिप्लॉइड होगी। डिप्लॉइड का मतलब क्रोमोसोम कैसे होंगे? 2n, यानी कि पूरे क्रोमोसोम होंगे। सारे हैप्लॉइड है मगर एक भाई साहब डिप्लॉइड है। कोई बात नहीं, अपन तो रखना है अपन को, तो भाई साहब अपन एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। अगला पॉइंट बेटा, इसमें जो सेक्स ऑर्गन होंगे उसमें जो मेल होगा उसे बोलेंगे एंथ्रीडिया, और जो फीमेल होगी उसे बोलेंगे आर्किगोनिया, या ऊगोनिया भी लिख सकते हो। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? चले आगे, आगे चलो। जो इसके अंदर सेक्स ऑर्गन होते हैं, यानी कि एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया, जो सेक्स ऑर्गन है इसके अंदर, वो कैसे होंगे? वो यूनिसेलुलर होंगे, एंड जैकेट लेस होंगे, यानी कि उनके बाहर की तरफ कोई भी कवरिंग नहीं होगी। मगर बायोलॉजी कहती है मैं तो बिना एक्सेप्शन के चलती ही नहीं हूं। यहां पे एक एक्सेप्शन याद रखना, और उस एक्सेप्शन का नाम है कारा। चारा मत बोलना, ये कारा है। क्या नाम है? कारा, जो कि ग्रीन एल्गी है। जिसका सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर होगा और जैकेटेड होगा। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? जैकेटेड का मतलब कवरिंग, कवरिंग का मतलब जो बाहर की तरफ कवरिंग मिलती है उसकी बात कर रहा हूं। जरा एक बार पूरे के पूरे पॉइंट को एक बार माइंड से निहार लो, एक बार निहार के देख लो क्या पॉइंट क्लियर है क्या। एक बार दिमाग से निहार के देखो क्या सारा का सारा पॉइंट क्लियर है क्या। दिमाग से निहार के देख लेना। दिमाग से एक बार फटाफट से निहार के देख लो क्या सारा पॉइंट क्लियर है। चीजें थ्योरेटिकल है मगर कोई बात नहीं, थ्योरी भी पढ़नी है अपन को। तो देखो क्या बोल रहा हूं मैं। हेलोफाइटा नॉन वेस्कुलर होते हैं, यानी कि इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं होते। हेलोफाइटा में मेन प्लांट गेमेटोफाइटिक होता है, यानी कि हैप्लॉइड होता है। मेन पेड़ जो होगा, जिस पेड़ के बारे में मैं बात करूंगा, जो दिखेगा आपको, वो हैप्लॉइड होगा। सेक्स ऑर्गन इसमें मेल को एंथ्रीडिया, फीमेल को ऊगोनिया बोलते हैं। बिल्कुल बात सही है। मेल को क्या बोलते हैं? एंथ्रीडिया, और फीमेल को ऊगोनिया। ये मेल है, ये फीमेल है। बोलो बात सही है। सेक्स ऑर्गन जो होगा वो यूनिसेलुलर और जैकेटलेस होगा, मगर कारा जरूर याद रखना, नीट के अंदर पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसके। ठीक है, आगे चलते हैं। बेटा यहां पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है,
उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 चीजें आपको देखने को मिलती है। जिसमें एक होता है जिसे हम बोलते हैं आइसोगेमस, सुना होगा ये भी नाम, वैसे तो आप पहली बार नहीं पढ़ रहे मगर सुने ही होंगे नाम। एक होता है एनाइसोगेमस, और एक होता है ऊगेमस। आओ, हर्षितर आइसोगेमस क्या होते हैं? जब मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों सिमिलर हों, बिल्कुल सेम टू सेम हो, देख रहा हूं, मेल एंड फीमेल गैमेट आर सिमिलर इन साइज, शेप एंड मॉर्फोलॉजी। देखने से सब कुछ एक जैसे लगे। बोलो बात सही है? जैसे आपको पता है स्पर्म और एग दोनों एक जैसे लगे, मेल और फीमेल गैमेट एक जैसे लगे। हर्षित सर कोई एग्जांपल दे सकते हो? एग्जांपल बाद में, पहले ये देखो, देखो मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों एक जैसे, बताओ, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं आपको? मेल और फीमेल में कोई अंतर दिख रहा है? नहीं ना। तो ये मेल है, मान लो ये फीमेल है, दोनों एक जैसे हैं, तो आइसोगेमेट है। अगला क्या है? एनाइसोगेमस। ठीक है, एनाइसोगेमस क्या होता है? मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट आर डिसिमिलर, दोनों एक दूसरे से अलग अलग होंगे। हर्षित सर कैसे बताओगे आप? देख लो, अपने पास तो डायग्राम है बेटा, अब तो डायग्राम से ही ठोक देते हैं बेटा चीजें। देखो, अरे सर काट होगा बेटा, अभी रुक जा, अभी रुक जा बेटा, बताओ, पॉइंट क्लियर है? ये आपके मेल, ये फीमेल, दोनों एक दूसरे से अलग अलग है, डायग्राम से ही पता लग रहा है। अगला है ऊगेमस, ये वो है जो तुम्हारे अंदर है, ठीक है, हमारे अंदर भी यही होता है। जो मेल है वो स्मॉल एंड मोटाइल होगा, और जो फीमेल है वो लार्ज एंड नॉन मोटाइल है, यानी कि मूवमेंट नहीं होता। बोलो बात सही है क्या? हर्षित सर इसका डायग्राम बना सकते हो? अरे अपन तो सबका बनाएंगे भाई। ये देखो, मेल छोटा, ठीक है, फीमेल बड़ी, ठीक है, मेल छोटा मगर मोटाइल होगा, कोई भी चीज मोटाइल होगी तो उसके अंदर फ्लैजिला होगा। तो मेल छोटा है मगर वो मूव कर सकता है, फीमेल बड़ी है मगर वो मूव नहीं कर सकती। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? मैंने कुछ भी चीज दोस्तों ऐसी लिखता ही नहीं हूं मैं जो शायद आपको कभी समझ में नहीं आए, मैं तो डायग्राम से ही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, एक बात कभी भी मत बोलना ऐसे कि हर्षित सर यार ये थ्योरी सच में याद करनी पड़ेगी। देखो एक बात बताऊं आपको, ये थ्योरी ना मुझे भी एक बार में याद नहीं हुई, कभी मुझे भी नहीं याद हुई, मगर मुझे कैसे याद हुई है? मुझे ऐसे याद हुई क्योंकि मैंने इसको पढ़ता रहा। अभी एक बच्चे का मैसेज आया था, शायद आपके ही किसी ग्रुप में आया, उस बच्चे ने ये बोला, हर्षित सर मैं पढ़ता हूं तो नया तो याद रहता है, पुराना भूल जाता हूं। कोई नई चीज थोड़ी है, ये तो अच्छी बात है कि तुम इंसान हो, नया पढ़ते हो पुराना भूल जाते हो। तो करना क्या है? तो दोस्तों रिवीजन करना है हर बार हर चीज का। अगर आपने हर बार हर चीज का रिवीजन कर लिया तो आप कभी भी टेंशन में नहीं आओगे। पूरा बात सही है क्या? मतलब हर बार आपको हर चीज का अच्छे तरीके से रिवीजन करना पड़ेगा। अगर आप करोगे तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। चले आगे, आ जाओ। इसका एग्जाम्पल स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स, यहीं से ही क्वेश्चन आते हैं, यहां से एग्जाम्पल से। इसका एग्जाम्पल यूडोराइना और इसका एग्जाम्पल एक तो है वॉल्वॉक्स और एक और है जिसका नाम है फ्यूकस। ये इसके एग्जाम्पल है। और यही इन्हीं एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं। ऊपर वाले से कुछ नहीं पूछेगा, वो पूछेगा आइसोगेमस कौन से हैं, एनाइसोगेमस कैसे हैं और ऊगेमस कौन से हैं, या नीचे से पूछेगा। अब
देखो मैं गलत नहीं मान रहा, तुम लोग जो बोल रहे हो वो बिल्कुल सही है कि हर्षित सर हमें एक बार में याद ही नहीं होगा। बेटा एक बार में मैं बोल रहा हूं ना, किसी को भी याद नहीं होता दोस्त, किसी को भी। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको एक बार में चीजें याद हो जाए, एक बार में किसी को भी याद नहीं होता, किसी को भी नहीं होता। मगर अगर याद नहीं होता तो क्या छोड़ दोगे क्या? नहीं ना, पढ़ना तो जारी रखोगे ना। तो याद नहीं होता वो किसी चीज का बहाना नहीं है, आपको करना तो चालू रखना है। आओ, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आपको याद हो तो। क्या बताया था सर? थैलोफाइटा में किसको डिस्कस करते हैं? एल्गी को। तो थैलोफाइटा का मेन कैरेक्टर तो हो गया। अब आ जाओ जरा देख लेते हैं एल्गी। ये थैलोफाइटा का इंट्रोडक्शन हो गया, ये थैलोफाइटा के अंदर जो हमें काम की चीज चाहिए वो हो गई। अब आ जाओ जरा, थैलोफाइटा में हम बेसिकली क्या डिस्कस करते हैं? हम डिस्कस करते हैं एल्गी। मगर भूल रहे हो तो बेटा रेगुलर मोड पे तैयारी करो, मतलब करोगे शायद तभी बात बनेगी। देखो मतलब भूलना तो स्वाभाविक है, बिल्कुल स्वाभाविक है, ठीक है दोस्तों। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें एल्गी की स्टडी की जाती है उसे एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी कहते हैं। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study algae called, क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं या तो एल्गोलॉजी या फिर कहते हैं फाइकोलॉजी। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर एल्गी की स्टडी की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? एल्गोलॉजी या क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी बोलते हैं। बताओ क्या पहला पॉइंट क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? अगला पॉइंट, अगर मैं मेन प्लांट बॉडी की बात करूंगा एल्गी में, तो थैलोफाइटा भी कैसी थी? गेमेटोफाइटिक। इसकी भी मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइटिक है। तो एक पॉइंट लिख देता हूं, मेन प्लांट बॉडी। अब समझते हो ना, गेमेटोफाइटिक का मतलब क्या होता है? हैप्लॉइड। बिल्कुल बात सही है, गेमेटोफाइटिक। बोलो बात सही है। चलें आगे, चलो। अब थैलोफाइटा, ध्यान से सुनना जरा मेरी बात, जबरदस्ती नहीं है, ध्यान से सुनना। थैलोफाइटा जो होता है इसके अंदर ही क्या हम एल्गी को पढ़ रहे हैं? हर्षित सर बिल्कुल, हम लोग सर थैलोफाइटा के अंदर ही एल्गी को पढ़ते हैं। बिल्कुल सर बात सही है। तो पहले हम थैलोफाइटा पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल डन रह गई बात, बिल्कुल सही बात। अब आगे देखो, क्या मैं आपसे एक बात और बोल सकता हूं यहां पे? क्या कि थैलोफाइटा सबसे पुरानी पुरानी वैरायटी थी, तो एल्गी भी पुरानी है क्योंकि एल्गी तो थैलोफाइटा में ही आती है। तो दोस्तों जो थैलोफाइटा होता है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो थैलोफाइटा होता है इसमें प्लांट बॉडी थैलॉइड लाइक होती है, थैलस लाइक। थैलस का मतलब क्या होता है? थैलस का मतलब होता है ये, जैसे मान लो ये थैला है। अब आपको नहीं पता ना इस थैले के अंदर क्या है, तो सेम टू सेम थैलोफाइटा होता है। थैलोफाइटा के अंदर जो थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है उसमें आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि रूट कहां है, स्टेम कहां है और लीफ कहां है। यहां पे रूट, स्टेम और लीफ प्रेजेंट नहीं होती है। यहाँ पे रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि नया नया पेड़ है बेटा, इवोल्यूशन ही चल रहा है ये। हम बोलते हैं कि इस पृथ्वी पर सबसे पहले जो चीज प्रेजेंट थी वो थैलोफाइटा थे। क्या थे? थैलोफाइटा। तो मैं क्या लिख रहा हूं? मैं लिख रहा हूं थैलॉइड बॉडी होती है, थैलस लाइक, थैलस लाइक स्ट्रक्चर। और दोस्तों थैलस लाइक स्ट्रक्चर का मतलब हो गया थैलॉइड बॉडी। बोलो बात सही है? इनकी बॉडी में ना रूट मिलेगी, ना स्टेम मिलेगी, ना लीफ मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो रूट, स्टेम एंड लीव्स एब्सेंट। लिख देता हूं अगला पॉइंट। अरे भाई ये फिर से वो हो गया क्या? चलो लिख देता हूं, रूट, स्टेम एंड लीफ एब्सेंट। तो आप कहोगे हर्षित सर ये जिंदा कैसे रहती है? दोस्तों क्योंकि इसमें रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, रूट स्टेम लीफ नहीं होती। इसमें रूट लाइक,
स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है क्या? दोस्तों पता है, ध्यान से सुनना, देखो मेरी बात, मतलब नोट बिल्कुल नहीं करना मेरे साथ साथ, अभी मेरी बात ध्यान से सुननी है। सबसे पहले इस प्रकृति के ऊपर, जब कभी भी नेचर के ऊपर, सबसे पहले कभी भी जब प्लांट आए थे ना, तो प्लांट हमेशा आए थे एक्वेटिक में, यानी कि पानी में। तो ये जो सबसे पहले ही तो आए थे थैलोफाइटा भी, तो ये भी सारे के सारे पानी में थे। मोस्टली एक्वेटिक होती है एल्गी, मोस्टली एक्वेटिक एल्गी होती है, तो एल्गी मोस्टली एक्वेटिक। बताओ क्या बात क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत है किसी को यहां तक? कैसी भी तो जल्दी से बता सकते हैं। चलें आगे? पक्का? आ जाओ बेटा आगे। अगली चीज क्या होती है बेटा? अगर मैं एल्गी की बात करूं तो इसके अंदर वैस्कुलर बंडल एब्सेंट होते हैं। वैस्कुलर बंडल लिख दिया था कि मैंने पहले पीछे ही? हाँ लिख, नहीं लिखा था तो यही लिख देता हूं ना, ये लिख देता हूं वैस्कुलर बंडल, क्योंकि थैलोफाइटा में भी नहीं मिलेंगे तो इसमें भी नहीं मिलेंगे, यानी कि जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होते हैं इसमें। बोलो बात सही है? एक और पॉइंट, इसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, और साथ साथ अगर आप देखो तो आपको एक और चीज मिलेगी, क्लोरोफिल बी, यानी कि इसके अंदर क्लोरोफिल कंटेन होगा। इट कंटेन क्लोरोफिल, क्योंकि फूड बनाएंगे। अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो क्या करेंगे? ये करेंगे फोटोसिंथेसिस। बोलो पॉइंट क्लियर है? चलें आगे आओ। अगर मैं एल्गी की बात करता हूं तो एल्गी के अंदर एक और चीज आती है, वो है एल्गी की हैबिटेट, यानी कि एल्गी आपको कहां कहां मिलती है। मैंने ये बात तो आपसे बोल दी कि मोस्टली एक्वेटिक होती है, ये तो आपको लिख ही दिया है मैंने कि मोस्टली क्या होती है? एक्वेटिक, यानी कि वाटर में मिलती है। ठीक है, अब ये तीनों तरीके के पानी में मिल सकती है। तीनों तरीके का पानी का मतलब ये फ्रेश वाटर में भी मिल सकती है, ये मेरीन वाटर में भी मिल सकती है, और ये ब्रैकिश वाटर में भी मिल सकती है। आपने ऊपर के दोनों नाम से सुने होंगे, फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर। फ्रेश वाटर वो होता है जो कि नदियों का पानी होता है, मीठा पानी जिसे हम बोलते हैं फ्रेश वाटर। मेरीन वाटर होता है समुद्र का पानी जो होता है, वो कौन सा वाटर होता है? मेरीन वाटर। मगर अगर तीसरा वाला पानी होता है ब्रैकिश वाटर, वो क्या होता है? जहां पे दोनों पानी मिलते हैं, इन बिटवीन दोनों, यानी कि जहां पे फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर दोनों पानी मिल रहे हैं, तो वो कौन सा पानी है? दैट वाटर इज कॉल्ड एज द ब्रैकिश वाटर। बोलो बात सही है क्या? तीन टाइप के पानी हो गए, कौन कौन से? फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर के अंदर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ये रिवर है मान लो, मेरीन वाटर मान लो सी, मान लो सी समुद्र वगैरह का, और ये क्या है? ये है इन बिटवीन फ्रेश एंड मेरीन, तो जहां पे फ्रेश एंड मेरीन मिलते हैं, वो बोलो कौन सा पानी होता है? ब्रैकिश वाटर। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत किसी को भी? तो बड़ा आसान है यार, ऐसा मत कहना आशीष सर हमें दिक्कत है, कोई कुछ मैंने ऐसा लिखा ही नहीं। अगली चीज बेटा, आप लोगों को मेरे ख्याल से कभी आपने पढ़ा होगा, और ये बात मान लेना कि ये लैंड वाले एरिया में भी मिलती है, यानी कि टेरेस्ट्रियल एरिया में भी मिलती है। तो हैबिटेट में ऑल्सो फाउंड टेरेस्ट्रियल एरिया, यानी कि आपको टेरेस्ट्रियल एरिया में भी देखने को मिलती है। तो यार बोलो बस सही है क्या? तो ये आपको टेरेस्ट्रियल एरिया में भी देखने को मिलती है, ये आपको एक्वेटिक एरिया में भी देखने को मिलती है, और टेरेस्ट्रियल में भी मिलती है। सही है? सर और कहाँ कहाँ मिल सकती है बेटा? ये मिल सकती है मॉइस्ट सॉइल में, ऐसा सॉइल जहां पे नमी प्रेजेंट है, तो वहां पे देखने को मिल सकती है। इट इज ऑल्सो फाउंड इन मॉइस्ट सॉइल,
एंड मॉइस्ट स्टोन, तो सॉइल या कोई पत्थर हो जिसके ऊपर नमी वगैरह हो, तो वहां पे भी आपको आसानी से देखने को मिल सकते हैं। बताओ क्या पॉइंट क्लियर? अच्छा, एक चीज आप पढ़ के आए हो पिछले वाले चैप्टर में ही, मतलब इनफैक्ट लास्ट लेक्चर में ही, एल्गी प्लस फंजाई इज इक्वल टू लाइकेन्स, पढ़ के आए हो। तो दोस्तों यहाँ पे हैबिटेट में मैं आपको एक पॉइंट और लिख सकता हूं कि एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रहता है इनका। कौन सा? सिम्बायोटिक। पूरा पढ़ा के आया हूं, ये तो शायद याद होगा। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? एल्गी प्लस फंजाई, एल्गी प्लस फंजाई। और एल्गी और फंजाई को मिला के क्या बोलते हैं? इनको मिला के बोलते हैं लाइकेन। क्या बोलते हैं? लाइकेन्स। तो एल्गी और फंजाई को मिला के हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं लाइकेन्स होते हैं। बोलो बात सही है? एक और चीज होती है, कई बार एल्गी ना एनिमल के साथ भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कर सकती है। तो एक और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो सकता है एल्गी का, जब आप एल्गी को एनिमल के साथ कर लो, एनिमल, एनिमल। और बेटा वो एनिमल कौन सा होता है? वो एनिमल होता है स्लॉथ बियर। नेट पे फोटो भी देख लेना, स्लॉथ बियर। मैं भी दिखा सकता हूं वैसे तो, दिखाऊं क्या? कहाँ गए? कीबोर्ड गायब हो गया ऐसे तो। कीबोर्ड कहाँ गया? कैसे लिखूं? कीबोर्ड, कीबोर्ड, तो ये आ गया क्या? एस एल ओ, क्लिक करो, SLOTH, स्लॉथ बियर। देखो ये रहा स्लॉथ। अरे कौन सा आ गया? स्लॉथ बियर एल्गी डाल देता हूं, अब आएगा, अब आएगा बेटा। बताना बेटा, तुमसे शक्ल तो नहीं मिल रही इसकी? देखो ध्यान से, देखो बेटा ध्यान से, चैन से सुना है तो जाग जाइए बेटा। देखो कितना बढ़िया लग रहा है। ये हरा कलर का हो गया बेटा। ये हरा कलर का बचपन से नहीं था, ये हरा कलर का बाद में हुआ। कैसे हुआ बेटा? इसके ऊपर एलगी आ गई। देखो कितना प्यारा लग रहा है ये। फोटो खींच देता हूँ बेटा, फोटो लगा दूं? तू खींच मेरी फोटो और तू खींच मेरी फोटो। बेटा ये लगा दी, देखो स्लॉथ बियर। ये रहा बेटा, लो तुम्हारे नोट्स में डाल दिया इसको। कितना प्यारा लग रहा है। अपनी अपनी शक्ल मिला लेना बेटा, मैच हो रही है तो, मैच हो रही है तो मजा आ गया। देखो हरा कलर का बंदर देखा है कभी? हरा कलर का बंदर। बेटा ये मत कहना हरा कलर का है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, नहीं, फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। अगर हरा कलर का है तो भी नहीं करेगा। बोलो क्या पॉइंट सही है क्या? चलो आगे चलते, 2-3 पेज और है बस छोटे छोटे से, बाकी सारा काम हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो बंद कर देता हूं, ठीक है? आओ, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड शेप, एल्गी आर ऑफ फॉलोइंग टाइप। अब बेटा एनसीईआरटी अगर पढ़ोगे ना, तो एनसीईआरटी में आप जरूर ये कहोगे हर्षित सर थ्योरी थ्योरी है, मगर अपन ने थ्योरी नहीं लिखी है। अपन ने उन सब चीजों को अलग से ही मैनेज कर दिया। थ्योरी नहीं लिखवाऊंगा मैं, बस इन चीजों को रे आउटलुक में आपको याद ही रखना पड़ेगा। जैसे दोस्तों कुछ एल्गी हो सकती है यूनिसेलुलर, एग्जांपल है दोस्तों, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यूनिसेलुलर एल्गी हो सकती है, जैसे एक एग्जांपल तो है क्लेमाइडोमोनास, एक एग्जांपल है क्लोरेला, क्लोरेला, और एक एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास। मोनास। एक और हो सकती है जिससे हम बोलते हैं कॉलोनियल। कॉलोनियल का मतलब जो कॉलोनी की फॉर्म में रहेगी, कॉलोनियल। कॉलोनियल में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट में एग्जाम्पल का नाम क्या है? एग्जाम्पल का नाम है वॉल्वॉक्स। अपनी एनसीईआरटी में एक ही एग्जाम्पल दे रखा है, वॉल्वॉक्स। एक और होता है जिसे हम बोलते हैं फिलामेंटस। अब देखो ना, जब मुझे याद है तो तुम्हें भी याद हो सकता है। फिलामेंटस के दो एग्जाम्पल, जिसमें एक एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स, और एक एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा। और एक हो सकते हैं जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं मैसिव प्लांट बॉडी। बहुत बड़े बड़े एल्गी, ब्राउन एल्गी होती है ये, मैसिव प्लांट बॉडी।
और इसमें एग्जाम्पल है ब्राउन एल्गी, कहाँ जा रहा है, पढ़ाने दे। और ब्राउन एल्गी में भी पता है कौन सा एग्जाम्पल है इसका? ब्राउन एल्गी में भी एग्जाम्पल है इसका कैल्प। दोस्तों सुपर 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 मोस्ट थिंग 5 स्टार है ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। नीट में बिल्कुल क्वेश्चन आएगा, आपको कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये कौन कौन सी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकती है। तो ये यूनिसेलुलर भी हो सकती है जैसे क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास, ये कॉलोनियल भी हो सकते हैं जैसे कि वॉल्वॉक्स जो कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं, ये फिलामेंट की फॉर्म में भी रहते हैं जैसे यूलोथ्रिक्स, और ये मैसिव प्लांट बॉडी भी होते हैं। आपको नो डाउट आज थोड़ा सा लग भी रहा होगा यार हर्षित सर एक बात बोलूं क्या? मैंने कहा क्या आज आपने सच में 10 मिनट थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा दिया? बेटा बस इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि अगले 4-5 दिन क्लास नहीं है। चलो बात सही है, और दिवाली की फिर वैकेशंस वगैरह भी आपको पता है आ ही रही है। तो देखो कहीं ना कहीं आप लोग ये बात तो समझ सकते हो, ये मेरा फायदा नहीं केवल तुम्हारा फायदा है। इसमें ये बिल्कुल मत करना कि हर्षित सर यार आज तो आपने इतना ज्यादा पढ़ा दिया। बेटा अगले 5 दिन क्लास भी तो नहीं है, अब खुद सोच के देखो। मतलब हमारी क्लास, मैं तो ये मानता हूं कि बॉटनी की क्लास अगर रेगुलर मोड पे आए तो दोस्तों मजा ही आ जाए, मजा ही आ जाए अगर रेगुलर मोड पे बॉटनी आए तो। मगर रेगुलर मोड पे अगर बॉटनी नहीं आ रही तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, फिर कुछ तो करना पड़ेगा ना, अपन को करना तो पड़ेगा। बोलो चलें आगे, पक्का? कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा एक बात और बताओ, जब तुम सेल वाला चैप्टर पढ़ के आए थे तब क्या तुमने एक चीज और पढ़ी थी कि एल्गी की सेल वॉल किससे बनी होती है? पढ़ी होगी, वो भी लिख देता हूं, याद होगा? बोलो क्या क्या चीज थी, अगर याद है तो। नहीं याद है तो बेटा कोई बात नहीं। वो होता है सेलुलोज, गैलेक्टिन, मेनान्स, कैल्शियम कार्बोनेट, एंड मिनरल। पढ़ा होगा ये तो, मेरे ख्याल से सेल वाले चैप्टर में पढ़ाया था मैंने कि एग्जैक्टली क्या क्या होता है। बताओ क्या यहां तक सारा पॉइंट बिल्कुल अच्छे से क्लियर है? कोई भी दिक्कत यहां तक नहीं? चलो ज्यादा बोर हो गए, चलो ज्यादा बोर हो गए तो बस लास्ट, ज्यादा नहीं नहीं करवा रहा, बस ज्यादा नहीं करवा रहा। चलो आखिरी आखिरी और फाइनल, बस इसके बाद नहीं करवाऊंगा कुछ भी नहीं करवाऊंगा पक्का। देखो लास्ट चीज बस याद रखना, रिप्रोडक्शन। ये लास्ट पेज है बस। आज तुमने वैसे बहुत झेल लिया, मुझे बहुत मुश्किल हो जाता है एक टीचर को झेलना। क्यों लड़कों, सही बात बोल रहा हूं ना? हर्षिता मैडम होती तो लड़के कहते अरे मैडम टेंशन मत लो मैडम, और पढ़ाओ मैडम, बहुत बढ़िया पढ़ाती हो मैडम आप। मगर हर्षित सर है तो हो सकता है कि कभी मन भी उब जाता हो कि सर बस बहुत हो गया। एक रिप्रोडक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक रिप्रोडक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक रिप्रोडक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बोलो बस ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होगा वो एक तरीके से होगा जिसे हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। पढ़ा है ना फ्रेगमेंटेशन? एक पार्ट अलग होता है, नया का नया प्लांट बन जाता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, अगर कंडीशन फेवरेबल है या फिर कंडीशन अनफेवरेबल है, अगर कंडीशन फेवरेबल है तो बेटा यहां पे मोटाइल स्पोर बनेंगे जो मूवमेंट कर सकते हैं, और इन मोटाइल स्पोर को हम बोलते हैं जू स्पोर। मगर अगर कंडीशन अनफेवरेबल है तो नॉन मोटाइल स्पोर बनेंगे, और इस नॉन मोटाइल स्पोर को बोलते हैं एप्लानोस्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आपने पढ़ाई है, आइसोगेमेट्स है एनाइसोगेमेट्स, तो इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, और इसमें साथ साथ गैमेट का फ्यूजन भी होगा। बस आज इतना ही करेंगे, बस खुश? आज नहीं कर रहे, बस इतना ही करेंगे आज, कोई बात नहीं, इतना ही कर लोगे तो काम हो जाएगा आज का। ठीक है, आज नोट करने के लिए भी बहुत है, आज याद करने के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं, एग्जाम्पल बहुत है आपके पास याद करने के लिए।
नो डाउट आज अपन ने बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ा है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों ने इतना टाइम मुझे दिया, हर्षित सर होने के बावजूद भी। हमने प्लांट किंगडम पढ़ा, हमने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा, हमने आर्टिफिशियल सिस्टम पढ़ा, हमने नेचुरल सिस्टम पढ़ा, हमने फाइलोजेनेटिक सिस्टम पढ़ा, हमने उसके बाद 3 टाइप की टेक्सोनॉमी पढ़ी आज। उसके बाद आज हमने क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स पढ़ा, फिर आज हमने थैलोफाइटा पढ़ा, फिर आज हमने उसके अंदर एल्गी पढ़ा, और एल्गी के अंदर ये बंदर को देखा आज अपन ने, बंदर कैसा होता है, साथ साथ इसके एग्जाम्पल और इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो टाइप है वो आज अपन ने पूरे क्लियर किए हैं। बताओ क्या यहां तक आज पॉइंट क्लियर है क्या? चैट बॉक्स ओपन है तुम्हारी। मेरे कांधे पे सिर को झुकाना तेरा, मेरे सीने में खुद को छुपाना तेरा। बाय बाय, जाते जाते लाइन, ठीक है, सुनना जरूर, सॉन्ग बड़ा अच्छा है, ठीक है। ये वाला कोई सॉन्ग नहीं है। ये कोई सॉन्ग नहीं होता, ठीक है। आके मेरी पनाहों में शामो सहर, कांच की तरह वो टूट जाना तेरा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। मंकी की शक्ल किससे मिलती है बताना, तुमसे मिलती है बेटा, सीधी सी बात है, अपने घर के आसपास देखना, ठीक है। बाय 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 बाय।